नमस्कार, दोपहर के 1 बज चुके हैं। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज बात होगी मोहन भागवत के बयान की, बात होगी हेमंत बिस्वा शर्मा की भी, बात होगी पश्चिम बंगाल की, बात होगी मौलानाओं की भी। बहुत सारी बातें हैं कहानी कुर्सी की में, सारी बातें होंगी। 4 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी और सुबीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। अब मोहन भागवत का एक बयान है, सबसे पहले चलिए शुरुआत वहीं से कर देते हैं। उन्होंने हिंदुओं को 4 कैटेगरी में बांटा है। अब ये 4 कैटेगरी क्या है वो मैं बता। कौन कौन हिंदू आते हैं? अभी तक जो हिंदुओं का पाठ पढ़ाया जा रहा था कि कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन बनिया है, कौन राजपूत है, दलितों में भी कौन महादलित है, नहीं, कैटेगरी कुछ अलग है। मैं उस कैटेगरी तक पहुंचूं उससे पहले मैं आपको जरा आसाम लिए चलती हूँ। वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या किया है, एक बंदूक हाथ में ली है। ये देखें, अभी तो हाथ हिला रहे, बंदूक भी हाथ में लेंगे। जरा वो तस्वीरें भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। असम में मुसलमानों के नाम पर जबरदस्त पॉलिटिक्स चल रही है। असम के मुख्यमंत्री का मियां वाले बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। इस बीच हेमंता का एक नया वीडियो सामने आया और इस वीडियो ने सियासत में खलबली मचा दी। असम बीजेपी के एक्स हैंडल ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें मुख्यमंत्री हेमंता एक्शन अवतार में बंदूक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन से रंग को पहचान कर ये बंदूक चलाना चाहते हैं, लेकिन बंदूक तो है उनके हाथ में। उनकी गोली सीधे एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को लगती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने इसे बेहद शर्मनाक और नफरत फैलाने वाला बताया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तुरंत कार्रवाई की मांग भी कर दी। तस्वीर आपके सामने है, जो आरोप लग रहे हैं वो भी आपके सामने है, वीडियो भी मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन हर्षवर्धन जी, मुख्यमंत्री के हाथ में बंदूक होने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन निशाना किसकी तरफ है, कौन है निशाने पर, ये देखें, ये समस्या है। नहीं, निश्चित तौर पर बड़ी समस्या है। और अगर हेमंत शर्मा को लग रहा है कि सिर्फ यही सब करते हुए असम का चुनाव जीत लिया जाएगा, तो ये उससे भी गंभीर समस्या है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसकी समय समय पर अगर समीक्षा की जाए तो बड़े अच्छे काम हैं। बहुत सलीके से उन्होंने जो वहाँ की जनजातीय, जो वहाँ की स्थिति है, जो वहाँ की स्थानीय संस्कृति है, उसको ठीक किया है। मियाँ असमिया तक भी वो चल रहा था कि चलो घुसपैठियों और आपने जो असम के स्थानीय लोग हैं उनकी बात की, और उन्होंने बाद में कहा भी। लेकिन इस तरह का चित्रण करना, आपके बंदूक से गोली निकल रही है और सामने वो साफ साफ दिख रहा है कि कोई मुसलमान खड़ा हुआ है, कहां ले जाना चाह रहे हैं? और अगर ये तरीका है तो यकीन मानिए ये राजनीति बहुत लंबी नहीं चलने वाली। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इतने प्रतिशत मुसलमान हो गए, अगर इससे बढ़ गए तो क्या होगा, तो क्या ये एक तरीका आप निकाल रहे हैं? अब दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम यहां की स्थानीय संस्कृति है उसमें हिंदू मुसलमान सब आता है। तीसरी चीज आप कह रहे हैं मुसलमान हमें खून दे देगा, कलेजा निकाल के दे देगा, जान भी दे देगा, लेकिन वोट नहीं देगा। कब देगा? 10 साल बाद जब वो समझेगा। ऐसे समझेगा वो? ये समझाने का तरीका हो सकता है? नहीं, वो वोट दे ना दे उनकी इच्छा। आप सरकार है, आप बंदूक तो हाथ में नहीं लेंगे ना। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जैसे वो अब तक डिस्क्राइब करते आए हैं उसमें अगर वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये समझाने का तरीका हो सकता है क्या? ये मतलब किसी भी स्थिति में बहुत खतरनाक है। और एक चुने हुए मुख्यमंत्री की ऐसी तस्वीर, ऐसा वीडियो, ये चिंता में डालता है। किसी भी तरह से हम सबको परेशान करने वाला है। एक मैं तो ये सोच रही थी कि नो मर्सी एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है सुबीर जी, मैं उसकी लिरिक्स पढ़ने लगी तो मैं सोच रही हूँ, दिस इज द वर्स्ट टीम आई हैव एवर प्लेड विद इन माई लाइफ, व्हेन वी फाइनली गेट ऑन द पॉइंट एवरीवन डाइज। ये मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ इसका इससे कोई संबंध है, लेकिन मैं बस लिरिक्स विजय जी आपके सामने पढ़ती। मैं तो चाहता हूँ कि उनका किसी से कोई संबंध ना हो किसी रेफरेंस में। इतना अनैतिक, इतना शर्मिंदगी भरा, इतना आपराधिक कृत्य है। इसको थोड़ा जोर से बोलिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अनैतिक है, आपराधिक है, शर्मिंदा करने वाला है। बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ। किसी मुख्यमंत्री का इस तरह से किसी कम्युनिटी, किसी समाज के लिए इस तरह का वीडियो बनाना, वीडियो डालना, वो चुनाव जीते हारे मुझे कोई उससे मुद्दा नहीं है। और ये अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का मसला नहीं है,
ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मसला है कि वो कैसे लेता है। नहीं, लेकिन हो तो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ना ये काम हो रहा है। इससे ध्रुवीकरण होता है। नहीं, वोटों के मैं इस पे जाना ही नहीं चाहता, इस पे आप बहस करवाइए किसी से। मैं इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि किसी ध्रुवीकरण होता है, हो जाता है इससे ध्रुवीकरण। मैं कह रहा हूँ मैं इस पे जाना ही नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि ये जाने पर तो एक अलग बहस होगी। मैं कह रहा हूँ ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, नाकाबिल है, नाकाबिल बर्दाश्त है, और इस पर बहस हो ही नहीं सकती कि इससे ध्रुवीकरण होगा कि नहीं होगा, होता है कि नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए चैलेंज की बात है कि वो क्या इसको बर्दाश्त करते हैं, इससे सहमत हैं, इस पर काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। इसलिए मैं ये बहस तो बहुत छोटी है कि इससे पोलराइजेशन होगा। मैं तो सर कह रही हूँ when we finally get to the point everyone dies। यस, नहीं आपने तो बहुत गंभीर बात कही। मैं तो कहा कि इससे भी आगे की बात है ये, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मैं इसे गुवाहाटी का मसला नहीं समझता, इसे मैं दिल्ली का मसला समझता हूँ। दिल्ली के नेतृत्व को यदि इस पर जवाब नहीं दिया तो उन पर सवाल खड़े होंगे और होने चाहिए। मैं आप दोनों के पास आऊँ क्योंकि आप बीच में अपना एक सबमिशन दे रहे थे हर्षवर्धन जी, आप इसमें क्या ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि ध्रुवीकरण जो आपने पूछा और विजय ने कहा कि उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे, वो ठीक बात है। आप जो पक्ष रख रहे हैं वो एकदम दुरुस्त बात है, लेकिन हिंदू ध्रुवीकरण तो ऐसे हो ही नहीं सकता भाई। हिंदू कहां कहता है कि हम मुसलमान को मार के या मुसलमान को खत्म करके और तब हम किसी को वोट देते हैं। हिंदू कहता है कि हमारी सभ्यता संस्कृति पर मुसलमान का या किसी का हमला ना हो, वो प्रोटेक्शन के लिए तो वोट दे सकता है। वो किसी पर हमला करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को खत्म करने के लिए वोट नहीं दे सकता है। ये डिबेट है तो ये भी डिबेट होनी चाहिए। हिंदू इस तरह के किसी ध्रुवीकरण को बर्दाश्त नहीं करता है। हाँ, वो ये जरूर चाहता है कि जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं या जो राजनीतिक दल हैं, जब उनके ऊपर कोई बात आए तो वो उनको खड़े दिखें। वो थोड़ी नहीं चाहता है कि आप उनके लिए वो किसी को खत्म कर दें। हिंदू तो ये कभी चाहता ही नहीं, बिल्कुल नहीं, और चाहिए भी नहीं। हेमंत विश्व शर्मा जहां तक जा रहे थे वो लग रहा था कि असम में जो, चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या वहां 1971 की बाद से बहुत भरमार है, बहुत गंभीर समस्या है, तो लगा कि शायद वो उस समस्या को ठीक कर रहे हैं। जब वो मुस्लिम बच्चियों के लिए उन्होंने कहा कि कम उम्र में शादी नहीं करने, लगा कि उनकी समस्या वो ठीक कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि नहीं हम एक मुसलमान आदमी भी है और वो आड़ में 4-4 शादियां करे, तो लगा कि वो समस्या ठीक कर रहे हैं। ये थोड़ी नहीं ठीक कर रहे हैं वो, ये तो खतरनाक है। दिल्ली का मसला है, विजय जी ने जो कहा, और ये जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि खतरनाक है। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा यह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे रहे हैं। वो यह करके सीधे सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत को चुनौती दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस की संस्कृति से आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में आके उनका एक लंबा समय हो गया। 2015-16 में वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी 2016 का चुनाव जीतती है। सर्बानंद सोनोवाल वहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद 21 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से वहाँ चुनाव जीता? भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर वहां पर चुनाव जीतती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद काम किया, और इस तरीके से आप ये बात उठाकर आप सीधे सीधे कहना चाहते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आपका जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है, उसे मैं ठेंगे पे रखता हूं। मैं इसी तरीके से गोली चलाकर संदेश देने की कोशिश करूंगा कि मुसलमानों को मारकर ही असम का और देश का भला हो सकता है। मुझे लगता है ये बहुत गलत संदेश हेमंत विश्व शर्मा ने दिया है। संघ को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि संघ प्रमुख तो लगातार संघ के बारे में बोल रहे हैं। अभी बॉम्बे में उन्होंने व्याख्यानमाला बोल रहे हैं, इसके बाद दिल्ली में बोला। और जिस तरीके से संघ हिंदू की परिभाषा संघ प्रमुख लगातार दे रहे हैं, उसके एकदम उलट हेमंत विश्व शर्मा जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का जो कहना है उसके खिलाफ भी जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह गंभीरता से लेना चाहिए। हम यहाँ कहानी कुर्सी की में चर्चा ही हमने शुरुआत ही यहाँ से की, ये बैड टेस्ट में है। हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आप कह रहे हो, किसी पहले आपने बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए आपने कहा, लेकिन वो भारतीय मुसलमान भी उससे आहत हुए, उससे असदुद्दीन ओवैसी को भी एक मौका मिला। लेकिन गौरव गोगोई और हिमंता के बीच भी इस वक्त जंग तेज है। असम के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के बहुत करीब है। हिमंता ने बताया है कि एक पाकिस्तानी फर्म ने गौरव की पत्नी को नौकरी दी, फिर उन्हें भारत ट्रांसफर किया गया। इस काम के लिए सैलरी अली तौकीर शेख ही देते थे। हिमंता का आरोप है कि एलिजाबेथ ने भारत से जुड़ी हुई कई जानकारियां इकट्ठा की और पाकिस्तानी नागरिक अली शेख को वो रिपोर्ट देती थी। जो भी अभी तक जानकारी आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो कहा जा रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हिमंता ने दावा किया कि अली तौकीर 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत आया था।
उसका मकसद था दुनिया में भारत विरोधी नैरेटिव तैयार करना। हेमंता ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बकायदा लेटर लिखा, पूरे मामले की जांच की सिफारिश की। गौरव गोगोई कौन है हम जानते हैं। गौरव गोगोई की फैमिली पॉलिटिकली एफ्लुएंट फैमिली है। उनके पिता असम के मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। राकेश, ये बहुत गंभीर आरोप है परिवार पर। नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उसकी अभी तक तो जांच हो जानी चाहिए। यदि गौरव गोगोई की पत्नी कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये क्यों नहीं हुआ? तो मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति और एक राजनीतिक परिवार जो सम्मानित परिवार है असम का, उस पर आरोप लगाने से पहले हेमंत बिस्व शर्मा जी को सोचना चाहिए। अब उनके नेतृत्व को भी इस बात के लिए सचेत करना चाहिए कि आरोप लगाने से पहले कम से कम प्रमाण तो हो। प्रमाण कुछ नहीं है। अभी आप बात कर रही थी हेमंत बिस्व शर्मा के और बंदूक और गोली की। इतिहास इस बात का साक्षी है मीनाक्षी जी कि भारत में हिंदू कभी भी हिंसक नहीं रहा। हालांकि राहुल गांधी जी ने 1-2 बार कहा भी कि हिंदू हिंसा करता है, पर हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा। हिंदू सदैव से सहनशील रहा है। चाहे मुगल शासनकाल रहा हो तो हिंदू सहा, ब्रिटिश शासनकाल रहा हो तो हिंदू सहा, और आज मौजूदा शासनकाल में भी हिंदू सहनशील है और सह रहा है। बहुत सारी घटनाएं हो रही जिसमें हिंदू सह रहा है, जबकि हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति को भी ये असुरक्षित लगता है भारत। हामिद अंसारी बोल चुके हैं कि भारत में असुरक्षा महसूस होती है। तमाम मुस्लिम समाज के लोग बोल चुके हैं। तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें आप देखोगे कि कौन उनकी राजनीति है ना सर। मैं कह रहा हूं ना कि तमाम ऐसी घटनाएं मौजूद हैं जिसमें साफ दिखाई देता है कि हिंदू को आज भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो भी खासकर राजनीतिक कारणों से। नहीं, मैं ये गौरव गोगोई वाली खबर पे थोड़ा सा और समय देना चाहती हूँ। हर्षवर्धन जी, पूरी खबर है कि गौरव गोगोई टुक अ डेलीगेशन ऑफ यूथ टू पाकिस्तानी एम्बेसी, मेट हाई कमिश्नर अब्दुल बासित। अब एक सीरीज में जो आरोप लगा रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा, और उसके बाद फिर अलग अलग सोर्सेस का वो हवाला दे रहे हैं। जब चुनाव एकदम सामने खड़े हुए हैं, गौरव गोगोई ही बड़े नेचुरल लीडर वहां पर दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से सीएम कैंडिडेचर उनका दिखाई दे रहा है, तब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। ये मुश्किलें बढ़ाएगा कांग्रेस की। देखिए, तरुण गोगोई के पुत्र हैं गौरव, और तरुण गोगोई के साथ हेमंत बिस्व शर्मा उनकी कैबिनेट में थे, उनके साथ वो काम कर चुके हैं। उस वक्त वो बहुत फायर ब्रांड लीडर के तौर पर, कांग्रेसी नेता के तौर पर थे, और हेमंत बिस्व शर्मा को ये पता है कि अगर गौरव गोगोई एक बार आएंगे तो उनके लिए मुश्किल बढ़ेगी। ये जो गौरव गोगोई पर आरोप हैं ये लंबे समय से लग रहे हैं। उनकी पत्नी जिस एनजीओ के लिए, या कहें कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती रही, उसने पाकिस्तान में काम किया है। लेकिन सवाल वही घूम फिर कर आता है कि इतने लंबे समय से जब खुद हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार पूरे काम कर रही है, हर तरह के एफआईआर से लेकर सब जांच करा रही है, फिर केंद्र में भी आपकी ही सरकार है, तो उस मसले पर कोई भी स्पष्टता अब तक क्यों नहीं आई? ये नहीं चल सकता है ना। और देखिए, ये निश्चित तौर पर पॉलिटिकली ये सब लाभ देता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भारत की राजनीति में अगर सचमुच कोई इस तरह से फंसे भी तो भी आप उसको गिरफ्तार कर लें तो उसको लाभ मिल जाता है। तो शायद ये भी एक वजह होती है कि इसको खींचा जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ऐसे गंभीर आरोप सीधे सीधे जो नेता है अगर उस पर लग रहे हैं तो उसके पुख्ता प्रमाण आने चाहिए, वरना सीधे सीधे ही लगेगा कि ये प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है। बिल्कुल ठीक बात। अब हिंदू होने की है। हिंदू कौन है, जहां से मैंने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, हिंदू कौन है? आज एक बयान जो है वो लोगों के सामने आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं। आरएसएस के 100 साल पूरा होने के मौके पर मुंबई में संघ यात्रा के 100 वर्ष कार्यक्रम चल रहा था। इसमें मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने ऐसे हिंदुओं को लेकर चिंता जाहिर की है जो अपने धर्म को भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू होने पर कैसी शर्म। संघ प्रमुख ने कहा कि देश में ऐसे हिंदू भी हैं जो खुद को भूल चुके हैं, इसी वजह से लोगों ने भी उन्हें भुला दिया। ऐसे लोगों को पूरी तरह से भुला देने की कोशिशें की जा रही है। संघ प्रमुख ने बताया कि भारत में 4 प्रकार के हिंदू हैं। पहला, वो जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरा, वो जो कहते हैं हम हिंदू तो हैं, इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरे वो हैं जो धीरे से बोलो हम हिंदू हैं, घर में आकर पूछोगे तो बताएंगे हम हिंदू हैं। और चौथे वो जो भूल गए हैं, जिनको भुला दिया गया है और भी लोग भूल जाएं, ऐसा प्रयास चल रहा है। अगर बयान हमारे पास है तो जरा पीसीआर डायरेक्टर ये पूरा बयान हम अपने दर्शकों को सुना दे, फिर करेंगे चर्चा।
4 प्रकार कहे हिंदुओं के, तो जो भूल गए उनको एक डर लगता है कि हमको हिंदू कहेंगे तो हमारी पूजा चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अन्य देशों में हुआ है, लेकिन हमारे देश में इस्लाम के आक्रमण के साथ मुसलमान आए, मुसलमान अब तक है, इस्लाम गया नहीं उनका, है हमारे साथ है, चल रहा है। ईसाई आए, उनकी क्रिश्चियनिटी कायम है अभी, आपस में खुटखुट होती रहती है, कभी नीतियों को लेकर, कभी समाज की नीति को लेकर मतभेद होते रहते हैं, झगड़े फिसाद भी होते हैं, परंतु कभी देश टूटा ऐसा हुआ नहीं। एक ही बार टूटा जब हिंदू भाव का विस्मरण हुआ। हिंदू भाव को जब जो भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये हमारा इतिहास है और ये हमारा वर्तमान है, और इसलिए उस हिंदुत्व की भावना को स्वीकार करने से अपना कुछ नहीं छूटने वाला है। अपनी पूजा, अपनी भाषा, ये सब कुछ सुरक्षा, उल्टा हिंदुत्व में ही इनके सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि वो विचार ही ऐसा है। अब जो बात मोहन भागवत कह रहे हैं, हम उसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, वो भी जरा दर्शकों के सामने रख दूं तो फिर चर्चा करने में और इसमें उत्साह आएगा। आप जरा जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, ऑडियंस जो है उनको देखें। ऑडियंस में कौन दिखाई दे रहे हैं? ऑडियंस में सलमान खान आपको दिखाई देंगे, ऑडियंस में आपको अगर मैं गलत नहीं हूँ हर्षवर्धन जी, रणबीर कपूर भी दिखाई दे रहे थे, कुछ और है ना, कुछ प्रसून जोशी हैं, कुछ और सेलिब्रिटीज वहाँ पर बॉलीवुड के दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि कार्यक्रम ही मुंबई में हो रहा था, तो इन लोगों का आना ये भी एक बड़ा मैसेज है कि वहाँ बॉलीवुड तक भी बात पहुँचाई जा रही है कि आप कितने हिंदू हैं और आप कौन सी कैटेगरी वाले हिंदू हैं और आप अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं। आप खुद भी इसका असेसमेंट करें। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये जो 4 कैटेगरी बताई है मोहन भागवत जी ने, आप इसमें कौन से वाले हिंदू हैं? नहीं, देखिए, मैं तो पहली कैटेगरी वाला हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ और उस पर गर्व करता हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हिंदू को हिंदू होने पर गर्व करने में जरा सा भी संकोच होना चाहिए। चूंकि वो जो 4 कैटेगरी कह रहे हैं, चूंकि हम सब लोग उस कार्यक्रम में भी थे, संयोगवश से जो चारों हिंदू आपके साथ खड़े हुए हैं, ये चारों वहां भी थे, विज्ञान भवन में भी, उसमें भी उन्होंने यही 4 बातें कही। और उन्होंने कहा कि चूंकि जब संघ ने हिंदू एकता का लक्ष्य तय किया, तो ये भी पूछा जाता है कि फिर कब तक करेंगे भाई? आप 100 साल से हिंदू एकता कर रहे हैं, कब तक करेंगे? तो पहले तो हिंदू समझ में तो आए ना। तो एक बड़ा वर्ग है देश में जो हिंदू है लेकिन हिंदू होने पर गर्व नहीं करता। वो कहता है कि भाई हिंदुओं का कुछ ऐसा है नहीं, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि 1947 में हम आजाद हो गए, जैसे यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली जमात हिंदू एकता की बात करते हैं, तो हिंदू हो और वो उस पर गर्व करे। नहीं, गर्व क्यों करे? क्योंकि मैं दूसरी वाली कैटेगरी में जो उन्होंने कहा ना कि गर्व की क्या बात है, क्यों गर्व करे हिंदू होने पर? नहीं, कोई हिंदू क्यों गर्व करे? वो मैं उसको बता रहा हूं ना कि 1947 में जिसको भारत समझ में आया जी, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, वो कैसे हिंदू होने पर गर्व करेगा? हिंदू होने पर वो गर्व करेगा जो रामकृष्ण शिव को मानेगा, हिंदू होने पर वो गर्व करेगा जो दयानंद विवेकानंद को मानेगा, हिंदू होने पर वो गर्व करेगा जो चाणक्य को मानेगा, हिंदू होने पर वो गर्व करेगा जो मौर्य वंश से लेकर जितने हमारे जो बड़े बड़े साम्राज्य हुए उनको मानेगा, हिंदू होने पर वो गर्व करेगा जो विजयनगर साम्राज्य में दुनिया का सबसे पहला आधुनिक तरीके का साम्राज्य चला वो मानेगा, हिंदू होने पर वो गर्व करेगा जो तमिलनाडु के मंदिर में आज भी डिस्क्रिप्शन है कि हम कैसे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र वो मानेगा। लेकिन वो नहीं मानेगा जो कहेगा कि अरे हमको तो सब कुछ कौन देके गया, मुगल देके गए, तो भैया ये जो मंदिर बने हैं, जो उनकी स्थापत्य वास्तुकला है, कौन देके गया? जो कहते हैं अंग्रेज हमको सब सिखा गए, अरे भाई अंग्रेज को ट्रेन चाहिए थी, भारत से रॉ मटेरियल ले जाना था, एक जगह दूसरी जगह ले गए, तो सब कुछ वहीं क्यों नहीं विकास कर लेगा? हमसे तो सब लेकर गए। हिंदू होने पर वो गर्व करेगा जो बार बार इस श्लोक को याद करेगा, जो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति, वहां तक ले जाना है। अगर वो मानेगा तो गर्व करेगा, नहीं मानेगा तो थोड़ा दबा दबा रहेगा, और जो अंग्रेजियत में डूब जाएगा वो कहेगा अरे नहीं नहीं वो ज्यादा जानते थे, हमको सब सभ्य होना सिखा गए, हमको सब पढ़ना सिखा गए, हमको रहना बोलना सीखना कपड़ा पहनना सब सिखा गए। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस, और इस पर मैं पूरी तरह से जो भागवत जी कह रहे हैं, मोहन जी कह रहे हैं, उससे सहमत। ये विजय जी, अब मैं बाकी की जो 2 कैटेगरीज है वो मैं आपसे समझ लेती हूँ। ये जो बाकी 2 कैटेगरीज हैं जो कहते तो हैं कि हिंदू है लेकिन वो भूल चुके हैं वो हिंदू हैं,
ए, और दूसरी कैटेगरी वो है जो बताना ही नहीं चाहते कि वो हिंदू हैं, वो कलावा दिखाना नहीं चाहते, वो तिलक लगाना नहीं चाहते। हो सकता है कोई जनेऊ वाला हिंदू भी होगा, उसकी जनेऊ उतरवा ली जाएगी, तिलक हटा दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि तुम हिंदू हो। ये वाले भी हिंदू हैं। अब तो जनेऊ ऊपर पहनने लग गए हैं। आप कहाँ किस जमाने में? कोट के ऊपर वाले, हाँ ये बात भी ठीक है। आप बहुत पीछे चल रहे हैं, अब तो कोट के ऊपर भी पहनने लग गए हैं। देखिए, दो बातें, जिस तरह से हर्षवर्धन जी ने इसको नरेट किया ना, वो सबसे बेहतर तरीका है। यदि हिंदू पर गर्व करने की बात है, हाँ, तो वो संस्कृति की बात है कि जो हिंदू संस्कृति है उसको आप गर्व करते हैं कि नहीं करते। और जो भूल रहे हैं, या जिसके लिए आपने कहा कि वो कहते हैं गर्व की बात नहीं है, तो उसका एक रेफरेंस तो ये है कि हिंदू होने में आपका क्या है? आपने कोई एक्सरसाइज की है? आपका कोई प्रयास है? आप हिंदू धर्म में, हिंदू परिवार में पैदा हुए, इसलिए आप हिंदू हैं। इसमें गर्व की बात नहीं है। लेकिन जो भागवत जी कह रहे हैं वो इस रेफरेंस में नहीं कह रहे, वो हिंदू संस्कृति पर गर्व करने की बात कर रहे हैं। हिंदू पैदा होने में आपका कोई योगदान नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें गर्व की क्या बात है। लेकिन इस रेफरेंस से मोहन भागवत जी नहीं कर रहे। मोहन भागवत को समझने की जरूरत है पहले, कि वो जब बात कर रहे हैं कि हिंदू होने में गर्व की बात है, तो वो और जो लोग नहीं कर रहे वो हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता के पर गर्व नहीं कर रहे। विजय त्रिवेदी, मीनाक्षी जोशी होना हमारा कोई बड़ा कारण योगदान नहीं है ना, लेकिन जहां है उस सभ्यता को, उस संस्कृति को, उस विचार को आप समझ रहे हैं, उस पर गर्व कर रहे हैं, वो है हिंदू होने का गर्व करना। और बहुत सारे लोग उस सभ्यता में, जिसको कहा जाता है कि जिसका तीसरा वाला भी बताया गया, भाई हमको शर्म आती है बहुत सारी बातें नहीं बताने में। अब तो फिर भी थोड़ा सा हो गया, पहले ऑर्थोडॉक्स ही होते थे हिंदू होने में। एक ऑर्थोडॉक्स होना, कर्मकांडी होना, धर्म पूजा करना, वो ऑर्थोडॉक्स होना था। तो वो लोग नहीं, जो राम मंदिर नहीं पहुंचते, बहुत छोटा सा एक कमेंट, जो राकेश जी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने पर राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाना चाहते क्योंकि वो पॉलिटिकली अलाइन नहीं दिखाई देता मामला, वो कौन से वाले हिंदू हैं? ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। यदि कहानी कुर्सी की चल रही है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर यदि आप भगवान राम का दर्शन करने नहीं गए तो इसका मतलब ये हो कि आप हिंदू नहीं हैं, ये राजनीतिक बयान है। राजनीतिक बयान और धार्मिक आस्था दोनों अलग अलग चीज। नहीं जा रहे हैं वो भी राजनीति ही कर रहे हैं। हाँ, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। धार्मिक आस्था अलग होना, नहीं जा रहे मंदिर, वो राजनीति कर रहे हैं। ऐसे तो अभी 60 करोड़ लोग हिंदू नहीं गए, तो ये बयान पर हिंदू को सवाल नहीं कर सकते। बयान किसके लिए किया जाता है? उसी के लिए, हाँ, कि देखिए फलाने अभी तक राम मंदिर में भगवान राम का दर्शन करने नहीं, तो वो राजनीतिक बयान, राजनीतिक बयान और धार्मिक आस्था ये दोनों अलग अलग चीजें। तो ये दोनों चीजों का मिक्स नहीं कर सकते। आज भी इतने लोग राम मंदिर में भगवान राम का दर्शन करने जाते हैं, क्या किसी रजिस्टर में उनका नाम दर्ज हो रहा है क्या? लाखों लोग, यानी पहले 1 लाख जाते थे, आज 10 लाख जा रहे। तमाम धार्मिक स्थलों पे आप देखिए 40 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं। हाँ, तो 40 करोड़ लोगों का कहीं दर्ज है क्या नाम? है ना। 140 करोड़ की आबादी में अभी तक 40 करोड़ लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि धार्मिक आस्था और राजनीतिक बयानबाजी दोनों अलग अलग विषय, दोनों को हम एक साथ नहीं कर सकते। धर्म के कंधे पे चढ़ के यदि राजनीति की जाती है वो स्पष्टता के साथ दिखती है। एक बार हरिशंकर परसाई जी ने कहा कि जब राजनीति हारती है तो वो धर्म के पीछे छिप जाती है। भारत में कई बार ऐसा हुआ है कि जब जब राजनीतिक हार की कगार पे पहुंचती है तो धर्म के पीछे छिपके वो राजनीति शुरू कर देती है। तो इसलिए दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। एक बयान और है, वो बयान भी आपके सामने रख देते हैं और चर्चा को फिर और बढ़ाएंगे। 4 प्रकार के हिंदू है और तो कोई है नहीं। एक है गर्व से कहो हम हिंदू है, दूसरा है हम हिंदू भाई और रहेंगे हिंदू। गर्व क्या करना, लोग होते ही है, हम भी है, रहेंगे। तीसरा है जोर से मत बोलो हम हिंदू है, घर में आकर पूछो तो बताएंगे, बाहर नहीं बोलेंगे, कुछ कारण है उनके अपने। और चौथा है कि जो भूल गए हैं, जिनको भुला दिया गया है वो भूले रहे, ऐसी व्यवस्था होती है, करने वाले लोग हैं। और भी लोग भूल जाए और उधर शामिल हो जाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। मैं इसके पॉलिटिकल एंगल पर तो बात कर ही रही थी, लेकिन समीर जी, क्योंकि वहाँ पे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बैठी हुई थी, तो इसलिए मेरे जहन में ये भी सवाल आया कि जैसा समाज होता है, जैसा परिवेश होता है, जैसी किताबें होती है, जैसे सिनेमा दिखाई जा रही होती है, वहाँ से भी आने वाली पीढ़ी की मानसिकता बदलती है। अब अगर अमिताभ बच्चन भगवान शिव के मंदिर में खड़े होकर कहते हैं कि तुमने मुझे क्या दिया आज तक,
और फिर वही अगर बिल्ला नंबर 786 लगा के कहता है अरे मेरी तो जान बच गई, वो कमाल है हरे रंग का। मैं रंग लेकर आ रही हूँ, माफ कीजिएगा, हो सकता है कोई आहत भी हो जाए मेरी बात से, लेकिन यही तो वो बॉलीवुड है। क्या उनको भी याद दिलाया जा रहा है कि तुम भी हिंदू हो, तुम में भी हिंदू है? हिंदुत्व वाली बात तो दूर की बात है, वो फिर वहां पे फिर वो तत्व वाली बात आ जाएगी, लेकिन वहां भी याद दिलाया जा रहा है कि तुम भी याद करो तुम कौन हो। बिल्कुल। और मोहन भागवत जी के इस कार्यक्रम में, संघ के इस कार्यक्रम में सलमान खान जैसे बड़ा स्टार अगर जाता है तो निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनते हैं कि सलमान खान भाई संघ के कार्यक्रम में क्यों गए। तो सलमान खान तो वैसे भी अपने धार्मिक त्योहार में वो दिवाली मनाते हैं, वो गणपति बिठाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, वो तमाम तरह के वो हिंदू त्योहार मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि सलमान खान अगर उसमें गए तो उसमें किसी तरह का आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। और संघ तो कहता ही ना कि भाई हम सबको मानकर चलते हैं, संघ में ऐसा तो है नहीं क्योंकि मुसलमान नहीं आ सकता। ये बता रहा है कि संघ के दरवाजे सबके लिए खुले। आज अगर सलमान खान वहाँ जा रहा है तो सलमान खान सेलिब्रिटी ऐसे लोग पहचान रहे। कई ऐसे मुस्लिम स्कॉलर भी वहाँ पर गए जिनको हम नहीं जानते वहाँ पर, लेकिन वो वहाँ पर बैठे थे। अब मोहन भागवत जी ने जो हिंदू को लेकर कहा कि 4 तरह के हिंदू होते हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदू को किसी इसमें बांधा नहीं जा सकता। देखिए, सबका हिंदू अपना अपना अलग है, परिभाषा अलग है। सावरकर का हिंदुत्व अलग है, महात्मा गांधी का हिंदुत्व अलग है, केशव बलिराम हेगड़ेवार का हिंदुत्व अलग है। और हिंदू धर्म में तो न कोई एक धर्मगुरु है, न एक धर्म ग्रंथ है, न किसी को ठेका दिया हुआ है कि वो सारे हिंदू की तरह से मिलकर कोई धर्मोपदेश निकाल सके। तो सब हिंदू है यहाँ पर। जो पूजा पाठ करता है वो भी हिंदू है, जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता वो भी हिंदू है, जो राम मंदिर जाता है वो भी हिंदू है, जो राम मंदिर नहीं जाता वो भी हिंदू है। तो ये कह देना कि भाई सिर्फ 4 तरह के, तो मुझे लगता है हिंदू उससे भी बड़ा, सिर्फ 4 तरीके से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है बताने के लिए, लेकिन एक बड़ा हिंदुत्व का एक बड़ा मतलब वॉल है जिसमें हिंदुत्व तैरता रहता है। तो मोहन भागवत जी ने जो कहा, मुझे लगता है वो परिपूर्ण भाषा में अगर देखा जाए तो उन्होंने बताने की कोशिश की भाई अगर आप हिंदुत्व है तो आप अपने हिंदुत्व को पहचानो, अपने धर्म पर आस्था रखो, अपने हिंदुत्व के आचरण में लेकर आओ। समाज के अंदर अगर आप हो तो आप बताइए कि आप हिंदुत्व और आपका कर्म, कृतित्व, व्यक्तित्व बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप हिंदू हैं, अगर आपका काम करने का तौर तरीका, जीवन जीने का तौर तरीका। लेकिन उसमें एक जो लाइन बोली मोहन जी ने कि आपके घर में भाषा, भूषा, भोजन, भवन, उससे लगना चाहिए कि आप हिंदू हो। तो उस तरीके से आप भोजन करो, उस तरह की भाषा बोलो, उस तरह के आपके घर में भजन हो, उस तरह का आपका भवन हो, घर का इंटीरियर आपका भी हिंदू धर्म से जुड़ा होना चाहिए। तो मुझे लगता है उन्होंने बताया कि अगर हिंदू की परिभाषा है और आप हिंदू हो तो आपके व्यवहार में, दैनंदिन के जीवन में हिंदुत्व झलकना चाहिए, वो झलकना चाहिए। बात उत्तर प्रदेश के एक मौलाना के एक बयान की। मौलाना ने पश्चिम बंगाल में एक तकरीर दी और उस तकरीर में जबरदस्त उन्होंने जहर उगला। मौलाना जर्जिस अंसारी ने कहा जो यूपी के मुसलमानों को बंगाल में बसने की नसीहत दे रहे हैं। मौलाना जर्जिस ये कह रहे हैं कि यूपी में मस्जिद गिराए जा रहे हैं, रात 10 बजे के बाद मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। यही नहीं, मौलाना को यह भी शिकायत है कि कोई कार्यक्रम करने से पहले पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती है। इसके बाद मौलाना ने किस तरह बंगाल और उत्तर प्रदेश की तुलना कर दी, आप खुद सुनिए। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जर्जीस साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, शाही जामा मस्जिद, ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुतवल्ली हूँ। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर, सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज ना जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है, कोई देके देख ले आज जोर से अजान। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं, उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप? ये आपको सोचना है। अक्लमंदी
आप बहुत अक्लमंद हैं, हमें बंगाल के लोगों पर हमेशा भरोसा रहा कि अक्लमंद है। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी अगर मिल सकती है तो बंगाल में मिल सकती है, कहीं इसको नजर न लग जाए। मुझे तो इनके बयान पर इतनी हैरानी हो रही है। अव्वल तो ये कह रहे हैं कि इन्हें बंगाल के मुसलमानों की समझ पर बड़ा भरोसा है, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की समझ पर भरोसा नहीं है? ये तो खुद ही इटावा से हैं, यहीं के रहने वाले मुसलमान हैं, इन्हें अपने भी समझ पर कोई शंका हो रही है क्या? और जिस तरीके की ये बात कह रहे हैं कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं पश्चिम बंगाल में जाकर बस जाऊं, तो यहाँ पर कौन उनके पांव पकड़कर रोक रहा है? क्यों नहीं जाकर इनका परिवार वहां बस जा रहा है पश्चिम बंगाल में? लेकिन जितनी भी ये बातें कर रहे हैं, कितनी हैरानी है हर्षवर्धन जी, कितनी हैरानी है। ये कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। अरे तो साहब, मस्जिद में केवल इजाजत नहीं है, वो मंदिर में भी इजाजत नहीं है, शादी ब्याह में इजाजत नहीं है, ढोल नगाड़े पर इजाजत नहीं है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, यहाँ पे योगी सरकार थोड़ी ना कह रही है। नहीं, एक तो ये कि मौलाना का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, 10 के बाद सोया करो भाई, लाउड स्पीकर पे मत जाया करो, तबीयत खराब हो जाएगी और फिर किसी लायक नहीं रह जाओ। वैसे ही पता नहीं कैसे चीख चीख के बोल रहे हो, ये बोलते हुए पता नहीं किसी दिन कलेजा मुंह से बाहर आ जाए, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं ये। और बंगाल में जाकर पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं, यूपी के मुसलमानों को बेवकूफ़ कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं। आप भी वहीं के हैं और आप अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपने साथ के लोगों को आप मूर्ख बता रहे हैं, ये कमाल है। इस पे तो अखिलेश यादव और जो इनके नुमाइंदे हैं, संभल के बर्क साहब या जो दूसरे लोग हैं, उनको जाके एफआईआर करानी चाहिए कि ऐसा आदमी हमारे समाज को, पूरे कौम को गाली दे रहा है। दूसरा, ये जिस तरह का जहर विभाजन फैला रहे हैं, दूसरी एफआईआर उस पर होनी चाहिए। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय और बाकायदा यूपी सरकार ने कहा है लाउड स्पीकर की टाइमिंग, उसके बाद ये कह रहे हैं, तो यानी इसका मतलब कानून व्यवस्था को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तीसरी एफआईआर उस पर होनी चाहिए। और ये 3 एफआईआर हो जाए तो शायद इनकी जो ये कहते हैं ना कि लाउड स्पीकर में जो कुएं से आवाज 10 बजे के बाद नींद आ जाएगी, ये बंद हो जाएगी। नहीं, 10 बजे के बाद नींद भी आ जाएगी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह के लोग शायद इन्हीं वजहों से ये सब बोल पाते हैं, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है। और चिंता ममता जी को करनी चाहिए। अगर ऐसे उनके पैरोकार हैं तो उनके लिए समस्या गंभीर होने वाली है, क्योंकि हिंदू तो हिंदू, समझदार मुसलमान भी सोचेगा कि 10 बजे के बाद ये आदमी अगर यही करना चाह रहा है, मस्जिद से वही सब करना चाह रहा है, तो फिर क्या हमारा जीवन रह जाएगा? चिंता ममता बनर्जी करनी चाहिए। हाँ, यहां ध्रुवीकरण होगा, यहां होगा ध्रुवीकरण। अगर ये मौलाना इसी तरह से बोलते रहे तो बंगाल में ध्रुवीकरण होगा। समीर जी, देखिए, मौलाना अंसारी कह रहे हैं कि भाई बंगाल में जाके बसना है, तो मैं तो कहूंगा वो बंगाल जाके बसे। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक कहीं भी जाकर बस सकता है। 3 महीने बस ले, उसके बाद तो बीजेपी की सरकार आ रही है, तो वहां फिर वो 10 बजे के बाद फिर से लाउड स्पीकर बजा नहीं पाएंगे। आप क्या चाह रहे हैं कि फिर वो वहां से भी बोरिया बिस्तर लपेट के फिर यूपी आए? कहाँ जाएंगे भाई? कानून का पालन होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और 10 बजे के बाद क्या आपके मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चे, छोटे बच्चे नहीं रहते जो पढ़ते हैं या स्कूल जाते हैं सुबह, जिनको तकलीफ होती है? क्या बीमार बुजुर्ग नहीं है जिन लोगों को 10 के बाद इस तरह से तकलीफ होती है? तो आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हो कि भाई 10 के बाद अनुमति मिले, मतलब हम रात को 1 बजे तक डीजे बजाते रहे मस्जिद से? इस तरह की आप परमिशन मांग रहे हो? तो मुझे लग रहा है बहुत आपत्तिजनक बयान है इनका। और जिस तरीके से भड़काने का काम एक समाज को कर रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर सीधे सीधे समाज के अंदर विष घोलने का, जहर घोलने का, समाज में भड़काने का मामला दर्ज होना चाहिए और पुलिस उन्हें तत्काल गिरफ्तार करे। और पुलिस जाएगी तो फिर ये भी वैसे ही बीमार पड़ जाएंगे जैसे पप्पू यादव बीमार पड़ गए। मुझे तो ये लग रहा है कि क्या ऐसा है राकेश जी कि यूपी में कानून का डर है, पश्चिम बंगाल में कानून का डर नहीं है? यूपी में चाहे हिंदू चाहे मुसलमान दोनों को 10 बजे के बाद फिर स्पीकर अलाउड नहीं है, लेकिन बंगाल में अलाउड है, वहां पे कानून की धज्जियां उड़ाना अलाउड है। नहीं, ये मौलाना साहब पश्चिम बंगाल में बैठ के बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जो मुस्लिम है वो अक्लमंद है, और इसका मतलब अप्रत्यक्ष तौर पे और उत्तर प्रदेश के मुसलमान को मूर्ख कह रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान विरोध करते हुए इनको मूर्ख कह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कहना है कि ये यूट्यूबर है, अपना लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, इसकी कहीं कोई महत्व नहीं उत्तर प्रदेश में। ये फर्जी मौलाना है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश के मुसलमान कह रहे हैं इसको। अब ये जो कह रहे हैं कि हम बंगाल में बस जाएंगे, अब इसी टाइप के लोग तो बंगाल में बसे हैं जिससे एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। जो ममता बनर्जी के लिए जो सबसे बड़ा सिरदर्द बना है, तो बंगाल के लोग भी आ गए हैं, ये मौलाना टाइप के लोग भी पहुंच गए हैं, उसी को लेके एसआईआर पे पेच फंसा है। और वो पेच सुलझाना ममता के लिए मुश्किल पड़ रहा है, तो कहीं वो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, कहीं वो अपना कोलकाता में धरना प्रदर्शन करती हैं, कहीं दिल्ली में करती हैं। तो ये मौलाना टाइप के लोग जो है उनके लिए शुभचिंतक नहीं है, उनके लिए घातक साबित हो रहे हैं।
आपने जब टाइप बोला ना, तो अभी थोड़ी देर पहले हम मोहन भागवत जी के बयान पर बात कर रहे थे ना कि 4 किस्म के हिंदू होते हैं। कभी कभी 4 किस्म के मौलानाओं पर भी ऐसी कोई चर्चा होनी चाहिए, है ना विजय जी? ये विषय बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अलग अलग किस्म के मौलाना है हमारे देश में, एक ऐसे हैं जो विभाजनकारी हैं। इधर अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक और पेच है, वो बाबरी मस्जिद को लेकर है। विजय जी, इस पर आपकी मैं राय चाहूंगी। उस पर नया घमासान है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं और इस पर बवाल मचा हुआ है। पोस्टर में 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान किया गया है। पोस्टर में लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। होर्डिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर है। साथ ही हुमायूं कबीर को मुगल आक्रांता के तौर पर दिखाया गया है। लीजिए, अब यहां से पूरा एक कुनबा उठ के जाएगा, पश्चिम बंगाल पहुंचेगा और फिर वहां पर भी गिराएगा। ये सब अलग अलग तरीके के हिंदू और मौलाना हैं। अब कौन सी कैटेगरी में क्या रखें? मौलाना साहब को तो देखकर फिर से मुझे हिमंता बिस्वा शर्मा की याद आ गई। वो बंदूक लेकर कर रहे थे, जहर घोल रहे थे, ये बिना बंदूक के घोल रहे। इनके पास बस बंदूक नहीं है, बाकी जहर माइक है। तो ऐसे लोगों का कोई मायने नहीं है। और जैसे राकेश जी ने भी कहा ना कि ये सब लोग अपने फॉलोअर्स, अपनी दुकान बढ़ाने के लिए, दुकान ही कहता हूँ, माफ कीजिए मुझे, तो वो ये सब लोग यूपी के विजय जी, यूपी के मुस्लिम समाज ने कहा है इनके लिए कि ये सिर्फ यूट्यूबर है। देखा है कभी मुसलमानों को साथ लेकर चलने के लिए उनको? और यूपी के मुसलमान तो बंगाल में भी रहते हैं, तो वो मूर्ख हैं वहां पर। लेकिन इस तरह की तकरीरें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब लोग अपने अपनी दुकान चलाने के लिए करते हैं। और ये तो शर्मनाक बात है कि इस तरह से बात करें कि यूपी के मुसलमान क्या करते हैं, नहीं करते हैं। बंगाल में रहें, वो जैसे बात हुई, कहीं भी रहें देश में, जहां रहना चाहता है। फिर बंगाल से आगे का भी देखना पड़ेगा उनको कि और कहाँ रह सकते हैं, वो कहाँ जा सकते हैं, वो सारी बातें। नहीं, लेकिन वो जो बात कह रहे थे ना, वो मुझे उस पोस्टर में वो दिखाई दे रही है ना। वो कह रहे हैं कि वो तो हालांकि सरकारी टॉन्ट था उनकी बात में, हाँ। लेकिन यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि हम फिर आएंगे, बाबरी वहां जाके गिराएंगे। ये भी वही है, ये भी वही मौलाना है, चले जाएं वहां पर भी। देखिए, हुमायूं कबीर की मस्जिद बनाना उसका एक पॉलिटिकल एंगल है, लेकिन उस मस्जिद को गिराने की क्या बात है? वो मस्जिद तो राम जन्मभूमि पर बना ही नहीं रहे ना, वो तो अपनी जमीन पर बना रहे हैं, अपनी जमीन पर बना रहे हैं ना। मुर्शिदाबाद में मस्जिद जो बन रही है, उसका वो पॉलिटिकल एंगल से कैसे यूज कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो राम जन्मभूमि पर या किसी मंदिर को तोड़कर तो नहीं बना रहे। तो आप वहां जाकर क्या करेंगे? एक लाइन बस। हुमायूं हमेशा खदेड़े गए हैं। बाबर के बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी ने खदेड़ा, भागता भागता घूम रहा था। और ममता बनर्जी के हुमायूं को अब हिंदू खदेड़ने पे उतारू हो गए। तो जब ममता बनर्जी ने तो पहले ही खदेड़ दिया उस हुमायूं को। नहीं, लेकिन आज भी ममता बनर्जी के हुमायूं माने जाएंगे। तृणमूल से गए हैं बाहर, तो आज भी तो हुमायूं हमेशा खदेड़े गए हैं और हुमायूं फिर से खदेड़े जाएंगे। एक बार बीजेपी के हुमायूं रह चुके हैं वो। हाँ, पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं। अच्छा, तो मतलब हुमायूं नाम में ही ये समस्या है, हुमायूं नाम में ही समस्या है, उनको सदैव खदेड़ा गया है। ठीक, बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश में लग गए हैं। तेजस्वी ने कल आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि वो कमजोर नहीं, बस समय कमजोर है, अपना टाइम आएगा। आप पहले सुने तेजस्वी यादव ने क्या कहा। समय है उनका, हम लोग कमजोर नहीं है, बल्कि हमारा समय कमजोर है। समय आएगा, आप लोग इंतजार कीजिए और आप लोग इस तेजस्वी पर एक बार भरोसा कीजिए, संगठित होइए, एक दूसरे से आपस में मत भिड़िए, इसका बुरा इसका शिकायत मत कीजिए, एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही बनके एक बार जिस दिन हम लोग खड़े हो गए, कोई माइकल लाल आप लोगों को जीतने से रोक नहीं सकता। अब जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, अब उनकी पार्टी तो उन्हीं पर भरोसा करेगी। परेशानी तो यह है कि जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है, वरना आज सत्ता में वो होते। और वो ये कह रहे हैं कि हमारा समय आएगा। यही समय तो उनकी पार्टी के लिए, उनके लिए, उनके परिवार के लिए हर लिहाज से सबसे सही समय हो सकता था, लेकिन बुरा समय हो गया। लेकिन मीनाक्षी, मुझे उम्मीद थी कि अच्छी छुट्टी, अच्छा वाला वेकेशन मना के जनता के बीच से हारने के बाद ठीक ठाक से रिजुविनेट होकर लौटेंगे तो थोड़ी ढंग की बात करेंगे। और इसमें मुझे एक गंभीर संकट ये दिख रहा है कि तेजस्वी यादव को स्वयं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वक्त किसी का खराब या अच्छा नहीं होता है।
वक्त खराब अच्छा कुछ स्थितियां करती है और उन स्थितियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, इसका मतलब आपका वक्त अभी और खराब चलने वाला है। उसके कर्म खराब है, कर्म खराब होते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि वक्त खराब क्यों है और वो कौन होता है, सबसे पहले स्वयं पर भरोसा करना होता है। मुझे तो तेजस्वी यादव के इन बयानों में, इस बातचीत में, इस भाव भंगिमा में, बॉडी लैंग्वेज में दिख ही नहीं रहा कि तेजस्वी लड़ने के लिए तैयार है। ये ठीक वैसी ही खानापुरी है, चुनाव हो गया है, अगले 4.5 साल फिर से अभी सत्ता रहनी ही रहनी है, तो तब तक क्या करना है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाके कुछ बातचीत करना है। इतने मुद्दे आप बता रहे थे, नीतीश जी की फिर से सरकार आ गई, आप तो कह रहे थे अब वो किसी लायक नहीं है, भाजपा के साथ ही आ गई, कौन सा आंदोलन खड़ा करने की बात आप कर रहे हैं? और जब कहता है कोई कि वक्त खराब है, हम नहीं खराब है, इसका मतलब यह है कि कोई समीक्षा करने को तैयार नहीं, रिव्यू करने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी हार हो गई, घर में चप्पल चल गई, जैसा उनकी बहन ने बताया, हम नहीं कह रहे हैं। स्थिति यह हो गई कि भाई बहन मां बाप सब एक दूसरे से जाने क्या क्या हो गया, पार्टी के भीतर कौन कौन से आरोप नहीं लग गए, और आप कह रहे हैं कि वक्त खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसका मतलब यह कि स्वयं पर आपको भरोसा नहीं, हार की समीक्षा करने को तैयार नहीं, और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य फिलहाल, भविष्य क्या, वक्त ठीक नहीं आने वाला है। वक्त ठीक नहीं आने वाला। विजय जी, वो ये बात कह रहे थे कि जब मूंछें नहीं आई थी तभी ईडी, सीबीआई और सीआईडी जो भी तमाम बातें उन्होंने कह दी, क्योंकि बड़ी गौरव करने वाली बात है। घोटाला हुआ ना, कोर्ट ने बताया ना घोटाला हुआ है, तो ये गौरव से बता रहे हैं कि हाँ हमारे घर में ईडी सीबीआई सब आए हैं। नहीं, वो तो इस दृष्टि से बता रहे हैं कि हम तो बचपन से इनको झेलते रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है, मैं ये यहाँ पर तेजस्वी जी के साथ एक बात करना चाहता हूँ कि उनको थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। ममता बनर्जी से भी सीख सकते हैं कि संघर्ष जो है ना, वो आपके वक्त को, अगर आपको लग रहा है कि कमजोर है तो वो बदल देता। ये सरेंडर करना कि भाई अब हार गए हैं, अब कुछ नहीं होगा, लड़ाई कैसे करेंगे, खुद को लड़ाई लड़नी है, खुद पे भरोसा करना है, और वो खुद पे भरोसा करेंगे तो उनका जो वोटर है, उनके साथ जो समर्थक है, वो उन पर भरोसा करेंगे। इस पहिए को तो घुमाना पड़ेगा ना, या केवल ऐसे कमजोर कह देने से, कमजोर कहने का बहाना क्या है, कमजोर लाया भी कौन उस वक्त को? यदि आप उस लड़ाई को ठीक से लड़ते, और अब भी मौका है, मौके तो खत्म नहीं होते जिंदगी में, अब ठीक से लड़ाई लड़ें, ठीक से मजबूती से काम करें, नीतीश सरकार के खिलाफ लड़ें। नीतीश सरकार के खिलाफ के बजाय जो लोग हैं उनके लिए तो लड़ें। सरकार के खिलाफ लड़ना ही जरूरी नहीं होता, अपने काम को, अपनी बात को आगे बढ़ाने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने परिवार के लिए लड़ लें। अब वो तो खुद इतना निराश हो गए हैं, वो तो उनका घर परिवार, मतलब परिवार का मतलब जो निजी परिवार है वो भी, और पार्टी का परिवार, दोनों ही एक तरह से ऐसे मैस में आ गया है। उस सबको ठीक करने का ये मौका है। चलिए अब सरकार में नहीं आए हैं तो उस पर काम ठीक से करें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। ये जो एक्सक्यूजेज वाला जो कि अपना समय आएगा, वो अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाना पड़ता है ना, कोशिशें करनी पड़ती है। वो क्या कोशिशें करते हैं देखते हैं। लेकिन पूर्णिया से सांसद है, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, टाइम उनका ठीक नहीं चल रहा है, और ये उनका जो टाइम खराब चल रहा है इसे भी वो खुद ही लेकर आए हैं। उनकी मुश्किलें कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस में पटना में गिरफ्तार किया गया, अब पप्पू यादव और उनके 20 समर्थकों पर एफआईआर हो गई। सरकारी काम में बाधा और पुलिस कर्मियों को धमकाने के आरोप में केस दर्ज हुआ। पप्पू यादव को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और इसके बाद पप्पू यादव को पटना के बेऊर जेल में लाया गया। वहां एंट्री होने के बाद इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच लाया गया। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मुझे तो आज तक समीर जी ये बात समझ में नहीं आई, जैसे ही कहीं पर पुलिस पहुंचती है जो आरोपी होता है वो बेहोश क्यों हो जाता है और उसकी तबीयत क्यों खराब हो जाती है, हमेशा स्ट्रेचर पर क्यों ले जाया जाता है, ऐसी नौबत क्यों आती है? देखिए, सारे हथकंडे होते हैं, पुलिस के कस्टडी से बचने की कोशिश की जाती है कि हम बीमार बता दो, अस्पताल में चले जाओ, अस्पताल में सुख सुविधा लो, और फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दो कि साहब तबीयत ठीक नहीं है, शुगर का लेवल बहुत बढ़ गया है, किडनी खराब होने की स्थिति में है और इनको घर पर आराम करने के लिए उनको बेल दे दी है और स्वास्थ्य के आधार पर बेल मिल जाए। तो पप्पू यादव तो अभी लगातार जिस तरीके से बिहार के अंदर राजनीति कर रहे थे, निर्दलीय सांसद बने, उनके बाद लगा उनके बाद भविष्य बहुत बेहतर है, और जिस तरीके से वो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, और कल अब जब उनका 31 साल पुराना मामला आया तो किसी के लिए भी अतीत छूटता नहीं है। मतलब आपके अतीत में आपने जो कर्म किए हैं, जो बुरा किया है, वो कभी ना कभी तो निकल कर आएगा। लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया था मुख्यमंत्री रहते, उसके बाद सजा मिली उनको इतने सालों के बाद, और तमाम लोग इस तरह के उदाहरण हैं कि भाई पद पे रहते उन्होंने कोई गलत काम किया, उसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद भी उनको उसकी सजा मिली है।
तो देर जरूर है, अंधेर नहीं है। पप्पू यादव अब सरकार के गिरफ्त में है, अब वो कानून के गिरफ्त में है, अब बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और अभी तो कल ही बयान आया है नीतीश कुमार के एक मंत्री का कि अभी तो एक ही मामला खुला है, अभी 12-15 साल पुराने 5 मामले हैं जिसकी तहकीकात की जा रही है। और अब तो नीतीश कुमार गृह मंत्री नहीं है कि छोड़ देंगे, अब तो सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है, सम्राट चौधरी सारी उनकी फाइल निकाल रहे हैं, पप्पू यादव की पुरानी कुंडली। तो मुझे लग रहा है कि पप्पू यादव के लिए बड़ा मुश्किल होगा बाहर आना पाने वाले समय में। नहीं मीनाक्षी, लेकिन समीर जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो कोई मतलब ड्रामा वामा कर रहे हैं, वो डर गए होंगे। मुझे तो लगा एनएफडी में कुछ ऐसी ट्रेनिंग डर गए होंगे ना। आखिर मुझे लगा एनएफडी क्रैश कोर्स भी कराती है। बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई क्या कहा, फिर वो फोन आ गया तो डर गए। तो डरते बहुत तेज हैं, तो डर में कुछ हो गया होगा। आप लोग जो डराते हैं और डरते हैं, उनका यही, इसके अलावा और कुछ जानते नहीं। शिवप्रकाश शुक्ला का फोन आया तो डर गए थे तब। अब देखिए, आप ही कह रहे हैं डर जाते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं बेचारे, मतलब आप पप्पुआधिकार पे आप बेवजह सवाल खड़ा कर रहे हैं। मानवाधिकार होता तो पप्पुआधिकार भी होगा या नहीं होगा? सर एक और देश है और वहां के जो नेता हैं, आका हैं, वो भी बहुत डरते हैं। वो कौन है, कौन डरता है, ये आप भी समझ गए होंगे। डरने वाला कौन? पाकिस्तान। डराने वाला कौन? हिंदुस्तान। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात होगी, अंतर्राष्ट्रीय हलचल की बात होगी। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील एक तीर से कई सारे शिकार जैसा है। अव्वल तो ये कि जो मुनीर और शहबाज ट्रंप की आंखों के तारे बने हुए थे, उन्हें जवाब दिया गया। अब अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस से भी एक नया नक्शा शेयर किया गया। अब ये नक्शा क्या है वो आप देख ही रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान को चुभने जैसा नहीं है, ये चीन को भी चुभ रहा है। अब बताते हैं क्यों। दरअसल जो नक्शा सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया गया है, उसमें पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इतना ही नहीं, एक्साई चिन्ह को भी भारत के हिस्से में दिखाया गया है। ये वो इलाके हैं जिन पर पाकिस्तान और चीन दावा करते रहे, जबकि भारत इन पर अपना क्लेम करता आया है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ट्रेड डील के बाबत एक नक्शा शेयर किया गया, लेकिन इससे मिर्ची भारत के दो सबसे बड़े, यूं कहें दुश्मन कह ले, पाकिस्तान को आप कह ले, पीओके पर अपना कब्जा जमाए बैठा है। लेकिन अमेरिका तो यही मानता है ये तो भारत का हिस्सा है। तो ये तस्वीर आपके सामने है और इसके साथ साथ जो ट्रेड डील हुई है वो तो हम लगातार बीते 2 दिनों से आप तक पहुंचा ही रहे हैं खबर। हर्षवर्धन जी, किसको ज्यादा बुरा लग रहा होगा, चीन को या पाकिस्तान को? ये नक्शा किससे ज्यादा चुभ रहा होगा? नहीं देखिए, नक्शा तो ये दोनों को ही चुभ रहा होगा, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि हम लोग इन चीज़ों पर फंसे थे कि ट्रेड डील में कितना लाभ, कितना नुकसान, अमेरिका क्या ले गया, भारत क्या पा गया। वैसे अब सब कुछ लगभग स्पष्ट है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो हमने छोड़ दी हो। जितने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट हैं वो सब हमने सेफ्टी नेट में रखे हुए हैं। जाहिर है, जब दो देशों के बीच में समझौते होते हैं तो अमेरिका ऐसा थोड़ी नहीं कहेगा भाई सब तुम्हारा हम भला करने आ रहे हैं, वो भी अपने भले की चीज़ें देखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, भारत की सोवरेनिटी पर, संप्रभुता पर अमेरिका ने पहली बार इस तरह से कोई मैप रिलीज किया है। मेरे ध्यान में तो नहीं आता, मुझे भी नहीं ध्यान आता। मतलब वो बहुत बदमाशी करता था, यहां तक कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे नक्शे जारी करता था, उसकी संस्थाएं जारी करती थी। अगर वो ऐसा नक्शा जारी कर रहा है जिसमें, जिसको हम कहते हैं ना कि जो पूरा भारत है उसका नक्शा दिख रहा है, तो ये पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए निश्चित तौर पर चिंता की बात है। लेकिन क्या इस पर भारत में कोई पॉजिटिव डिबेट होगी क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए कि यही चाइना ये नक्शा उस तरह से जारी करता तो अभी तुरंत नेता विपक्ष से लेकर सारे लोग यही बात कह रहे होते। क्या जो हम कह रहे थे कि ये चीजें माइनस हैं, हम कोई एक बात सुनेंगे विपक्ष के नेताओं की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से कि भाई देखिए ये भी एक बड़ी जीत है और सोवरेनिटी के लिहाज से तो ये बहुत बड़ी जीत है। अगर वहां की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सीधे सीधे ये मैप डाल रही है और इतने समय से इसकी चर्चा हो रही, तो कोई उसमें नोटिफिकेशन, करेक्शन या कुछ जोड़ देना ऐसा कुछ नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि उनको भी पता है कि ये डिबेट होने वाली है और इस मैप को जारी कर रहे हैं। तो शाहबाज शरीफ, असीम मुनीर या शी जिनपिंग, उनके यहां तो जो अलग अलग तरह की चिंताएं होंगी, देश वाले लोग क्या इस पर कुछ अच्छी बातें करेंगे? मेरा सवाल ये भी है। सर, आप विपक्ष से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। समीर जी है ना, हर्षवर्धन जी विपक्ष से बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बताएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जी इस समय सबसे ज्यादा चिंता तो शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को होगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के सामने घुटने टेक चुका है और जिस तरीके से वो खुशामद करते रहते हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, अगर अमेरिका ने ये बता दिया है कि भाई जो पूरा पीओके वो भारत का हिस्सा है,
तो ट्रंप के लिए के इस नक्शा दिखाने के बाद, अमेरिका के इस नक्शा दिखाने के बाद आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि कल आने वाले दिनों में अगर भारत पूरे पीओके पर दावा करता है, जो अभी पाकिस्तान के पास आधा बचा हुआ है, और अमेरिका उसका समर्थन करता है, तो पाकिस्तान को पता है कि वह पीओके बचा नहीं पाएगा। जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर तमाम तरह के विद्रोह हो रहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलने की स्थिति में है, पीओके के अंदर भी एक बड़ा विद्रोह तैयार हो चुका है। तो पाकिस्तान को डर है कि अब अगर अमेरिका अपने नक्शे में दिखाता है कि पूरा पीओके भारत का है और कल भारत हमला करता है, तो पाकिस्तान को पीओके बचाना बहुत मुश्किल होगा। चीन को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होगी। चीन जानता है कि पहले नक्शे में जरूर दिखा दिया होगा, कूटनीतिक रूप से जरूर भारत के फेवर में गया होगा, लेकिन वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन इतना आसान नहीं है छुड़वाना। पहले पीओके भारत लेगा, उसके बाद चीन पर जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से दोनों देशों को चेतावनी है। ट्रंप ने बता दिया है कि वो भारत के साथ है। चीन ने जो अक्साई भारत की जमीन 1962 वॉर के बाद हथियाई थी, वो भारत का अधिकार है, भारत को वापस करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि संदेश सिरे से ट्रंप ने दोनों देशों को दे दिया है कि हम भारत के साथ खड़े और ये दोनों हिस्सा भारत का मानते हैं। अब वो बेचारे शहबाज शरीफ आंख मार मार के डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोशिशें किए जा रहे थे, उनकी जी हुजूरी किए जा रहे थे। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बता दिया कि वो भारत के साथ कैसे खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। उसके पीछे कारण भी है, कारण ये ट्रेड डील है, इसे आप इससे अलग करके नहीं देख सकते। देखिए, ये जो नक्शा जारी किया है अमेरिका ने, उसमें एक देसी कहावत है कि जबरा मारे और रोने न दे। तो उसमें कुल मिला के आज चाइना और पाकिस्तान उसी हालत में है जी, वो कुछ बोल भी नहीं सकते। पाकिस्तान के जो उन्होंने पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया, स्पष्ट कर दिया कि पार्टनर और पिछलग्गू में अंतर होता है। भारत हमारा पार्टनर है, आप हमारे पिछलग्गू हैं। पिछलग्गू की जो हैसियत होती है, आप वहीं पे रहें, चाहे जितना भी आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ वहाँ जाके गलबहियाँ दिखाने का प्रयास करें, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी है कि आपकी हैसियत कितनी है। चाइना के साथ स्पष्ट कर दिया है कि आप आज इस बात को स्वीकार करो कि भारत भी एक ताकतवर देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी भारत को स्वीकार करिए। तो चाइना भी इस अक्साई चीन के मामले पे किसी भी तरह के रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आज जिस तरीके के हालात हैं दुनिया के अंदर, ऐसे में चाइना को लग रहा है कि यदि हम रिएक्ट करेंगे तो उसका हमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अमेरिका का ये नक्शा आप देखिए, डिप्लोमेटिक तरीके से एक बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए। मैं सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लिए नहीं कहूंगा, ये नक्शा दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है भारत की आर्थिक और सामरिक शक्ति को लेकर। बात पाकिस्तान की ही हो रही है जी। राकेश जी ने कहा जो उस पर चूंकि ऐतराज है, तो वो पिछलग्गू नहीं है सर, वो लतलग्गू है। अमेरिका के सामने पाकिस्तान मतलब? पिछलग्गू कैसे हो? वो तो पैरों अच्छा, पाँव का, ओके ओके, वो तो लतलग्गू है ना, वो पिछलग्गू कैसे हो सकता है? वो थोड़ा ऐतराज है मेरा। अच्छा, पाकिस्तान की इतनी फजीयत होती है, पूरी दुनिया में होती है, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। पाकिस्तान पर वाटर बम भी पड़ा है। पाकिस्तान जाने वाले सिंधु नदी के पानी को रोकने की तैयारी और तेज हो गई है। सिंधु नदी के पानी को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने बयान दिया। सी.आर. पाटिल ने कहा कि सिंधु नदी का पानी जल्द रोका जाएगा। सिंधु नदी के पानी की एक बूंद भी आगे पाकिस्तान में नहीं जाने दी जाएगी। पानी रोकने के लिए केंद्रीय सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। पाकिस्तान जाने वाले पानी को डाइवर्ट करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली गई है। पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोककर उसका इस्तेमाल भारत के हित में किया जाएगा। इसका फायदा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली को मिलेगा। आप एक बार बयान सुने उनका। जो सिंधु नदी का ठीक था, उसको टीटी को हमने अफेयर्स पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रख दिया है। और वो पानी को जो रोकने की जो हमारी व्यवस्था है और उसको डाइवर्ट करने के लिए डीपीआर बन रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। पानी का एक बूंद भी आगे उसके ऊपर पाकिस्तान में नहीं जाएगा। अभी भी जो पानी है जो कंपलसरी छोड़ना पड़ता है, तो वो अभी हम यहाँ ओपन में उसकी बात नहीं करना चाहिए, इसके लिए वो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा यहाँ पे। आप कभी मिल लेना, हम बता देंगे। मगर ये पानी की वजह से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान सबको पानी मिलेगा और आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। यमुना की भी समस्या हल हो जाएगी, उतना पानी उसमें से आएगा। के पास से दायित्व नहीं है। तो जो बात पाटिल साहब कह रहे हैं, इसी वजह से तो पूरा पाकिस्तान विचलित रहता है विजय जी, कि हमारे पास चाबी है, जब मन चाहेगा ताला खोलेंगे, जब मन चाहेगा ताला लगा देंगे, जब मन चाहेगा पानी देंगे, जब मन चाहेगा रोक लेंगे।
आप समझिए कि ये जो सिंधु नदी के पानी को रोकने का जो काम है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हमला है जी। एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ, कि वो उस लड़ाई को वो जीतना उसके लिए मुश्किल काम है और उससे सबसे ज़्यादा वो परेशान हो रहा है। ये ऑपरेशन सिंधु जो अपना सिंदूर है उससे भी बड़ा मैं मानता हूँ। अब उसके एग्जीक्यूशन प्लान पर कितना काम हो रहा है, एक हमने नैरेटिव के तौर पर ये तय किया कि हम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ था कि वो जो मॉनिटरिंग की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देनी थी, जो साझा की जाती थी, वो रोक दी गई पहली बार। इसको ये मत समझिए कि पानी रोक दिया, पहला स्टेप था कि जब मर्जी चले जाएगा पानी तो भी हम नहीं बता रहे, रोक रहे हैं तो भी नहीं बता रहे। एक सिस्टम होता है ना वाटर रिसोर्सेज को लेकर, वो खत्म किया गया। और नदियों का पानी ऐसे तो रोका नहीं जा सकता जब तक आप वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार न कर लें। पूरा बन रहा है वो। अभी भी जो पाटिल साहब ने कहा वो प्लान पर बताया। ये प्लान का मतलब ये नहीं कि कल से फिर पानी बंद हो जाएगा। सिंधु नदी का पानी कोई नल नहीं है ना, टैप नहीं है कि उसको घुमा दिया तो बंद हो गया। उसके लिए कैसे एग्जीक्यूशन प्लान होगा, कितना समय उस काम में लगेगा, 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, लेकिन उस तरफ वो चले गए हैं। और इसका मतलब है कि भारत उससे पीछे आने को तैयार नहीं है। ये एक बड़ा फैसला है, इसको इस तरह से देखना चाहिए। बिल्कुल। और इस पर तो हम लंबी चर्चा पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सिंधु नदी के पानी को रोकने की बात हुई थी, हर्षवर्धन जी, यही चर्चा हुई थी कि पंजाब का इतना बड़ा, पाकिस्तान का इतना बड़ा हिस्सा है जिसमें पंजाब को भी आप शामिल कर लें, इतना बड़ा हिस्सा है, इसी सिंधु नदी के पानी की वजह से वहां पर तो खेती होती है। अगर यही पानी रोक दिया जाएगा तो फिर वहां पर वैसे ही महंगाई की मार से त्रस्त पाकिस्तान के पास उपजाने के लिए पानी नहीं होगा अपनी कृषि के लिए, तो क्या करेगा पाकिस्तान? और भूखे मरेगा। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्या करेगा इससे ज्यादा सरकार का जोर भारत क्या करेगा उस पर है। जी। 3 सीधी रणनीति है। एक तो ये कि मॉनिटरिंग नहीं बताएंगे, यानी पानी कब छोड़ना है, कब बंद करना है, ये नहीं बताएंगे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने लिए जितना उपयोग कर पाएंगे करेंगे। हमारे 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं जो वहां भी लग रहे हैं, डैम के प्रोजेक्ट, लेकिन अभी वो लगे नहीं, ये कोशिश है। दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, जम्मू कश्मीर को बाकायदा, जिसको हम कहते हैं ना कि बिजली तैयार करने की जो कोशिश है, वो करने पर सरकार का जोर है। और उसमें सरकार बहुत जिसको कहें कि पूरी ताकत से लगी। तीसरी बड़ी चीज क्या है, जो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हम लोगों को भी बताया था और बाकायदा उन्होंने इसको इंटरव्यू देकर कहा कि हमारी कोशिश ये है कि धीरे धीरे ही सही उस पानी को हम जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, यानी उसको एक कैनाल के तौर पर डेवलप कर पाए। ये बहुत लॉन्ग टर्म विजन है, लेकिन इन तीनों चीजों पर काम होगा। जो अभी पाटिल साहब कह रहे हैं वो तुरंत वाली चीज है कि जितना संभव होगा हम पानी रोकेंगे, अपने उपयोग में लाएंगे, और जब जरूरत नहीं होगी तो हम उसको छोड़ देंगे। तो एक तरह से पाकिस्तान हमेशा अनिश्चितता में रहेगा। और फिर वही बात है, गोली चलाते रहोगे और सीधे सीधे पानी मिलता रहेगा, ये तो अब होने वाला नहीं है। मुझे मतलब इसमें कोई स्पष्टता नहीं लगता कि मुझे उनको बार बार देने की जरूरत है। ये स्पष्टता उनको होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। इन प्रिंसिपल वी आर गोइंग अहेड, ये है इसका मतलब कि भाई अब इसमें कोई वो नहीं है, इफ एंड बट्स नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान की मुसीबत है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है और लिफ्ट बहुत लंबी, आज पूरी लिफ्ट लेकर आई हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते ही हैं, इस वक्त मलेशिया के दौरे पर है। मुस्लिम मुल्क में मोदी मोदी हो रहा है। इंडियन कम्युनिटी को वो संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने मलेशिया में इंडियन कॉन्सुलेट खोलने का बड़ा ऐलान किया। मलेशिया में रह रहे भारतीयों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। वीजा, पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड और अन्य कॉन्सुलर सेवाएं जो हैं वो बेहद आसान हो जाएंगी। पीएम मोदी ने बताया कि जल्द ही मलेशिया में यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट की सुविधा शुरू होगी। इससे भारत मलेशिया टूरिज्म, छात्रों और बिजनेस यात्रियों को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। ये डिजिटल डिप्लोमेसी का नया मॉडल बनेगा। इस बीच प्रधानमंत्री ने मलेशिया में भी आतंकवाद के खिलाफ अपना स्टैंड कैसे क्लियर किया, वो आप सुने। आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। तो ये जो नो कॉम्प्रोमाइज वाली बात समीर जी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो किसके लिए कह रहे हैं?
ये टेररिज्म फैलाने वाला कौन सा देश है? ये पाकिस्तान है। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात बोली और जिस तरीके से आतंकवाद का जिक्र किया कि मतलब उसको सहन नहीं किया जा सकता, और जिस तरीके से मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी सहमति जताई है, और मुझे लगता है इस बातचीत में जाकिर नाइक का भी मुद्दा उठा है, उसके प्रत्यार्पण का मामला उठा हुआ, और भारत ने जिस तरीके से वहाँ पर अपनी बात प्रधानमंत्री मोदी ने रखी और तमाम व्यावसायिक सौदे वहाँ पर जिस तरीके से, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की चिंता की बात है कि भारत जिस तरीके से दुनिया में तमाम बड़े देशों से भारत का देखिए, अमेरिका के साथ भारत का इतना बड़ा एग्रीमेंट हो गया है, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, उसके पहले भारत ने तमाम दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, अगले महीने कनाडा के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उनके साथ भारत की बातचीत जारी है, ब्रिटेन के साथ भारत का बहुत अच्छा हो रहा है, और भारत अपने पड़ोसियों के साथ भी जिस तरीके से कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बता रहा है कि भाई मुस्लिम मुल्क में भी प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरीके से वाहवाही हो रही है, मुस्लिम मुल्क भी जानते हैं इस बात को कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ और भारत के साथ जुड़कर ही उनका हित साधने वाला, और भारत इतना बड़ा व्यापार है, भारत इतना बड़ी डेमोग्राफी है, भारत इतना बड़ा दुनिया का डेमोक्रेसी, और जिस तरीके से भारत अब चौथी इकोनॉमी बन चुका है, तीसरी इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, और भारत दुनिया से कह रहा है कि भारत की तरफ देखिए। एक्ट इट का जो प्रधानमंत्री मोदी की जो रहा है, उसमें मलेशिया एशियान का एक बड़ा साझेदार रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी हालांकि 8 साल बाद वहां पर गए मलेशिया में, लेकिन भारत और मलेशिया के संबंध जिस तरीके से हुए, तमाम ऊर्जा में, रक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र में जो एमओयू भारत और मलेशिया के बीच में हुए, यह एक नए शुरुआत बता रहा है, और निश्चित रूप से पाकिस्तान को चिंता वाली बात होगी कि भारत दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ, छोटे छोटे देशों के साथ भी भारत के जो संबंध बन रहे हैं, मैं तो सर मैं मुस्लिम ब्रदरहुड के लिहाज से भी अगर मैं पूछूं जी कि वो जो आप इसी पर फिर जवाब दे दे विजय जी, वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर पाकिस्तान क्या करना चाहता है? वो ये तो करना चाहता है कि जितने भी मुसलमान देश हैं वो सब एक साथ हो जाए, तो शायद उनकी भी ताकत बढ़ जाए और पाकिस्तान की भी ताकत बढ़ जाए। किसी कौम से जुड़े हुए देश होने से उस देश की ताकत नहीं होती। आप कितना अच्छा व्यापार कर सकते हैं, कितना सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं, वहां से देश की ताकत पता चलती है, और ये पाकिस्तान समझता नहीं है। वही सबसे मुश्किल बात है। और मलेशिया के साथ जो साझेदारी हमारी है रक्षा के मामले में, ऊर्जा, वो तो एक अलग चीज़ है, उस पर बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की तकलीफ यह है कि एक मुस्लिम देश भारत के क्लोज रहे और भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करे। पाकिस्तान को तो समझना चाहिए। वो मलेशिया की बात कर रहे हैं, अभी तो वहाँ खुद के हाल, घर के हाल तो देख ले, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बॉर्डर पर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे हैं जी, उन सब बातों पर, और जो बांग्लादेश में जो बांग्लादेश ऐसे बना और बांग्लादेश के साथ जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, तो मुनीर साहब को समझना चाहिए जो कहते हैं कि मजहब के नाम पर ही पूरा का पूरा काम करेंगे, तो मजहब से नहीं चलता। और यदि आपने पिछले दिनों में देखा हो 5 साल में 10 साल में कि प्रधानमंत्री को जितने मुस्लिम देशों से सम्मान मिला है, यह एक नई रिलेशनशिप हम लोगों ने खड़ी की है, वो भी पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब होना चाहिए कि केवल मजहब के नाम पर आप अपने को उन देशों के साथ खड़ा नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन आप उस पर, लेकिन मजबूरी भी समझिए, वो इसके अलावा क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान जो है वो एक योजना बना के चल रहा था इस्लामिक नाटो का। हाँ, इस्लामिक नाटो, और इस्लामिक नाटो में वो तमाम वो इस्लामिक कंट्री को जोड़ना चाहता था, जिसमें सऊदी अरब को भी जोड़ के चल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े रणनीतिक तरीके से उसकी इस एजेंडे को ध्वस्त कर रहे हैं। अब मलेशिया के साथ आपने क्योंकि इस्लामिक नाटो की बात की, वो खबर चूक जाएगी मुझसे, फिर आप बताइएगा कि इनका इस्लामिक नाटो होता क्या, मुस्लिम ब्रदरहुड होता क्या है। मुनीर कहने को पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, मगर हकीकत क्या है? वो लश्कर के पैरोकार है, वो दहशतगर्दों के पैरोकार है। खबर आपको बता दूं, दहशतगर्दों के आका के साथ मिलकर कैसे वो पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करते हैं, एक सबूत आपके सामने रख रही हूं। ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान की भरपूर पिटाई हो रही थी, एयर स्पेस खंडहर बन रहे थे, मसूद अजहर का परिवार रेजा मतलब कि पीस कर रहा था, आतंकवादियों के अड्डे तबाह हो रहे थे, तब मुनीर के बुनियान उन मरसूस को लॉन्च किया गया था। असल में उसके ऑपरेशन का नाम गज़वत उल हिंद था। यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि लश्कर के आतंकी इलियास कश्मीरी ने किया। खुली तकरीर के दौरान इलियास ने मुनीर का प्लान बताया। आतंकियों की जमात को संबोधित करते हुए इलियास ने पीएम मोदी को भी धमकी दी। एक छोटी सी बाइट आप सुनिए और उसके बाद फिर आप ये समझिए ये कौन सा इस्लामिक नाटो बनाने की बात करते हैं जो दरअसल खुद दहशतगर्द के पीछे छुपते हैं। जब जंग छिड़ गई, असलेहा निकल आया, तैयारे टकरा के टैंक आमने सामने खड़े हो गए,
सिपह सलार ने ऐलान कर दिया कि ये गज़वातुल हिंद है, ये बुनियाद मरसूस है। जो सफेद झंडे लेकर हम मुजाहिदीन या अफवाज के मुकाबले में खड़ा होगा, बताओ वो शैतान का बेटा है या नहीं? बेशक। इसलिए मुजाहिदीन अपना एजाज, अपना ईमान और अपना इंसाफ वाज़ेह कर दीजिए कि हमारा मोटो, हमारी पहचान, हमारा शियार जिहाद है। रियासत साथ थी तब भी जिहाद, रियासत मुखालिफ थी तब भी जिहाद, यहां तक कि इंशाअल्लाह गज़वातुल हिंद पूरे तौर पे बर्पा होगा और इंशाअल्लाह इत्तेहादी फौजों की तरह इंशाअल्लाह मोदी की फौजों को भी बेड़ियों के अंदर जकड़ कर लाएंगे इंशाअल्लाह। वो इंशाल्लाह करके कह रहे मोदी को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। इंशाल्लाह करते करते वहां पर मलेशिया में प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है, इतनी तारीफें हो रही हैं। लेकिन आप जो इस्लामिक नाटो की बात कर रहे थे सर, देखिए, इस्लामिक नाटो के पीछे जो इनका उद्देश्य है पाकिस्तान का, वो कोई डेवलपमेंटल इशू नहीं है। इस्लामिक नाटो बना के वो चाहता है कि इस्लामिक कंट्री उसकी करतूतों पे पर्दा डालने में साझेदार बने, उसका और कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखिए, मलेशिया में जो समझौते हुए 11, उन समझौतों में सबसे इंपॉर्टेंट समझौता क्या है कि आतंकवाद पे डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। बिल्कुल, यानी आप पाकिस्तान के साथ भी रहिए और भारत के साथ भी रहिए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा। पाकिस्तान पे आपका स्टैंड, वो आतंकवाद पे आपका स्टैंड स्पष्ट होना चाहिए। सर कोई बात नहीं, वो दोनों एक ही है, पाकिस्तान आतंकवाद। जी, मैं वही कह रहा हूं। तो इसलिए जहां जहां नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, वो इस्लामिक कंट्री जिस तरीके से भारत के सपोर्ट में आ रही हैं, उससे मैं बोल रहा हूं कि इसका जो इस्लामिक नाटो का एजेंडा है वो डिप्लोमेटिक तरीके से नष्ट हो रहा है और इसीलिए ये परेशान है। तो ये सिर्फ तकरीर देते हैं, करतूत कुछ नहीं है इनकी। एक अभी छोटी सी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट जानते क्या आई है? रिपोर्ट ये आई है कि कट्टरपंथियों के दबाव में यूनुस और शाहबाज शरीफ ने, इन लोगों ने विमान सेवा शुरू की है और उस विमान सेवा के चलते अब हमास जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान में अपना ठिकाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां इजराइल लगातार उनको पस्त कर रहा है, उनके पास ठिकाना नहीं है। तो अब क्या है, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमास का नया ठिकाना बनेगा और इसके दबाव में इन दोनों ने आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को पोषित करने का एक पहल और पाकिस्तान और बांग्लादेश में शुरू हो गई। तो ऑपरेशन सिंदूर में पिटने वाला पाकिस्तान फिर रो रहा है। मोदी जहां मुस्लिम कंट्रीज को जोड़ रहे हैं अपने साथ, और वही हेमंता विश्व शर्मा इस तरीके से अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। सबसे बड़ा अवरोध तो हेमंत विश्व शर्मा है प्रधानमंत्री मोदी की तमाम कोशिशों में। दुनिया को क्या संदेश देंगे? ठीक है, कहानी कुर्सी की में अब हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका और चीन को लेकर एक बड़े खुलासे की। अमेरिका ने दावा किया है कि चीन ने साल 2020 में सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये टेस्ट तब हुआ जब भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी और पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी। आरोप अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस डिनर्नो ने किया। उन्होंने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण सम्मेलन के दौरान लगाया यह आरोप। खास बात यह है कि यह दावा ऐसे समय किया गया जब अमेरिका और रूस के बीच आखिरी परमाणु हथियार संधि 5 फरवरी को खत्म हो चुकी है और राष्ट्रपति ट्रंप भविष्य की किसी भी परमाणु संधि में चीन को शामिल करना चाहते हैं। ऐसे मौके पर यह बड़ा दावा किया है। अब चीन पर ये जो विस्फोटक खुलासा हुआ है, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, इसका असर क्या दिखाई देगा, यहीं से चर्चा को शुरू करते हैं। न्यूक्लियर पावर की रेस में हर्षवर्धन जी, इस रेस में कौन टॉप करना चाहता है, उस पर इस तरीके के खुलासों का क्या असर आता है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अमेरिका न्यूक्लियर रेस में सबसे आगे था, है, और दूसरा कोई निकल न जाए उसके लिए सारे काम करते रहते हैं। अब चाइना हमारा कोई मित्र देश नहीं, चाइना दुश्मन देश है। चाइना के साथ हम बीच बीच में दुश्मनी कम हो जाए, बस इसकी कोशिश कर पाते हैं, इससे ज्यादा तो मुझे कोई बहुत नहीं दिखा। लेकिन जब अमेरिका ऐसे किसी सम्मेलन में ये बात कह रहा होता है तो बड़ा सीधा सा मतलब है कि चाइना और रशिया या दूसरे ऐसे जो प्रोग्राम है उस पर रोक लगाएं। अब अभी के संदर्भ से जरा देखिए, ईरान के साथ तरह तरह के दबाव बना रहा है। वो ईरान कह रहा है कि भाई हमारी जो चीजें हैं हम रशिया के पास उसको रख सकते हैं। चाइना और रशिया वो दोनों हैं जो ईरान को लगातार मदद करते रहे हैं, चाहे डिफेंस, चाहे आर्म्स, चाहे एम्युनिशन, चाहे जितनी तरह की चीजें हो, और साथ में उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका वो भी एक हमला करना चाहता है। और बड़ी सीधी सी बात है कि वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से दुनिया में
किसी और के पास ऐसा कोई लेथल वेपन न हो जिसका वो उपयोग करके दुनिया को डरा धमका सके। डराने धमकाने का काम सिर्फ ट्रम्प चाचा करेंगे, डीप स्टेट करेगा, अमेरिका करेगा। तो मुझे लगता है कि इसको इसी तरह देखा जाए। बाकी ठीक है, हमारा कोई चाइना से अच्छा रिश्ता है नहीं, तो वो दबा के रखा जाए, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगे या कुछ चीजें लगे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये लेकिन विजय जी, खबर तो उनके पास 6 साल से थी। अभी बताने के पीछे कारण भी यही है कि चाहे जो हो जाए, संधि में कहीं चीन का कोई फायदा ना हो जाए। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो पावर गेम है। जो बात अभी की हर्षी ने, वो बिल्कुल ठीक बात है भाई। उनका यह है कि पावर में सबसे ऊपर वो रहे और किसी के पास न्यूक्लियर पावर उनसे ज़्यादा ना हो। पहले तो ये जो आप बात कर रहे थे कि CTBT की बात जब होती थी, NPT की बात होती थी, तो उस समय कोशिश थी कि दूसरे देश परमाणु हथियार बनाए नहीं। अब जब सारी दुनिया ने मानना छोड़ दिया कि भाई आप तो बनाकर बैठ जाए 1000 और हमें कहते रहे, तो अब वो कह रहे हैं कि अब उसको रोकते रहे कि ज़्यादा ना बनाए, ज़्यादा पावरफुल ना हो, ज़्यादा ना करे। इसलिए जब उनको मौका मिलता है ये सब करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ अमेरिका से कि अभी जब हमारे ये जो डील हुई है टैरिफ वाली डील पे, वो रूस को लेकर, तेल को लेकर बड़ी बात हुई है। क्या अमेरिका ने चीन पर उस तरह के प्रतिबंध या उस तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं जो भारत को लेकर वो कर रहा है? यदि आपको ये लग ही रहा है तो अमेरिका तो खुद उनसे पंगा मोल लेना नहीं चाहता, केवल बात करके एक माहौल बनाना चाहते कि इस तरह की बात नहीं हो। और अमेरिका को भी समझ में आ गया कि अब दुनिया भर के लोग, ईरान ने भी नहीं सुना, दुनिया भर के लोग कहीं इस बात के लिए तैयार नहीं है कि आप अकेले पावरफुल रहे और दुनिया पर दादागिरी करें। उस एक्सरसाइज को वो अपनी तरफ से धमकाना चाहते हैं किसी न किसी बहाने से। दूसरा पहलू ये कि आप पावरफुल हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें भी निहत्था ना रहने दे। हम भी वो तो यही चाहते हैं कि नहीं, आप नियत्ते रहें, तभी तो उनकी दुकान चले। पावर तो हमेशा उनके कंपैरेटिव टर्म होगा। होती अगर दूसरे के पास भी पावर होगी तो वो पावर नहीं, आप हम पे आश्रित रहें हर मामले में। देखिए, सिर्फ पावर का मतलब सिर्फ न्यूक्लियर पावर नहीं है, इकोनॉमिक पावर भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि डंडा हमारे पास रहे, दुनिया को हम अपने हिसाब से हाँकें और दुनिया हमारे हिसाब से चले। तो इसलिए अमेरिका हर जगह यही कर रहा। अब आप ये बताइए, टैरिफ को लेके चाइना को छोड़ रखा है क्या उसने? 34% का टैरिफ लगा रखा है और अभी चाइना को किसी तरह की रियायत नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं कि चाइना को छोड़ के चल रहा है, लेकिन उसको पता है कि चाइना उसके चंगुल से निकल भी सकता है, इसलिए बीच बीच में वो पोरस देता है, फिर दबाता है, पोरस देता है, फिर दबाता है। इधर कह रहा है कि आप न्यूक्लियर के लिए आइए, उधर कहता है अक्साई चीन भारत के साथ है। आप देखिए डिप्लोमेटिक तरीका देखिए अमेरिका का कि दोनों तरह से खेल रहा है वो, कि हम आपके करीब भी दिख रहे हैं और आपसे दूर भी दिख रहे हैं। ये है अमेरिका की नीति। रेयर अर्थ मिनरल भी चाहिए, लेकिन टैरिफ भी लगाएंगे। चीन का अगर देखें तो अमेरिका के दादागिरी से वो बाहर निकल चुका है। चीन का खुद का दबदबा है आज की तारीख में, और 600 से ज्यादा परमाणु हथियार उसके पास है और हर साल वो 100 परमाणु हथियार बना रहा है जिस तरीके से चीन कर रहा है, और चीन को किसी का डर नहीं है। ऐसा अमेरिका तो भाई वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आपने उठा के ले आए, ईरान से आप कह रहे हो वरना हम आप पे हमला कर देंगे। अमेरिका की इतनी ताकत नहीं है कि वो चीन को हथियार रोकने से चीन पर हमला कर दे या चीन पर कोई तमाम सैंक्शन लगा के उसे दुनिया में अकेला छोड़ दे। चीन आज जिस तरीके से आर्थिक ताकत बन गया, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी, और चीन का बना सामान पूरी दुनिया में जिस तरीके से जा रहा है, जिस तरीके से अमेरिका उसके ऊपर काफी मात्रा में निर्भर है, तो चीन को रोकना लगभग असंभव है अमेरिका के लिए। बस अमेरिका ऐसी गिदड़ भभकी दे सकता है, अमेरिका ऐसी किसी बैठक के अंदर ये कह सकता है कि भाई चीन ने 2020 में विस्फोट किया था। इससे ज्यादा अमेरिका की ताकत और हैसियत अब चीन के सामने नहीं है। चीन को पता है कि मुझे दुनिया में कैसे बढ़ना है, लेकिन जो भी हो, ये हथियारों की जो होड़ है या जो परमाणु हथियारों की होड़ है, ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। आने वाले समय में दुनिया को उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, जिसके पास परमाणु हथियार है उनको भी, और जो देश दुनिया में शांति चाहते हैं जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, वो देश भी ऐसा खामियाजा भुगतेंगे। तो ईरान के साथ भी तो उनकी लड़ाई इसी बात को लेकर है। अमेरिका और ईरान के बीच में हर रोज तो ये तनाव बढ़ रहा है, किस बात को लेकर है? अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान अपने न्यूक्लियर पावर को और बढ़ाए, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि मैं केवल न्यूक्लियर पावर पर तो तुमसे बात कर सकता हूं, लेकिन इसके अलावा जो अमेरिका चाहता है कि खामेनेई का शासन ना रहे, वहां पर तख्ता पलट हो जाए, इन सबका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान और अमेरिका के बीच पहले राउंड की बातचीत में कोई सोल्यूशन निकलकर सामने नहीं आया। अगले हफ्ते दोनों देशों के बीच दूसरे राउंड की बातचीत होगी, लेकिन ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बीच अमेरिका की तरफ से ईरान को बड़ा मैसेज देने की कोशिश हुई। ईरान के साथ अमेरिका का जो डेलीगेशन बातचीत कर रहा है वो यूएसएस अब्राहम युद्धपोत के डेक पर नजर आया। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ अमेरिका के सेंट्रल कमांड के चीफ भी मौजूद रहे।
लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो भी उनके सैन्य ठिकानों पर करारा वार करेगा। मेरे विचार से ये बात बिल्कुल साफ है। अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो ये स्पष्ट है कि हमारे पास अमेरिका की जमीन पर हमला करने की ना तो क्षमता है और ना ही पहुंच। इसलिए हमें क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ही हमला या जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी और दुर्भाग्य से अमेरिका के सैन्य अड्डे पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये जो चर्चा चल रही है, ईरान को क्या कोई विजय जी कोई सेटबैक लग सकता है? क्या किसी तरीके को कोई बेचैनी, कोई खलबली हो सकती है, या अमेरिका वही डिप्लोमेटिक ट्रिक्स कर रहा है? वो कहता है कि मेरा युद्धपोत खड़ा है लेकिन हमला नहीं करता है। ईरान कहता है हम भी तैयार हैं, लेकिन वो भी उकसा नहीं रहा है। वो ये बता रहा है कि फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी वही काम करेंगे जो तुम करोगे। युद्धपोत का मतलब युद्ध करना नहीं है, वो केवल एक दबाव बनाने का एक तरीका है कि अमेरिका बताता है कि भाई देखो आपके किनारे पर हम खड़े हुए हैं, मान जाइए। ये उस तरह की बात है। और ईरान भी कह रहा है कि देख लेना ऐसा ठीक है, जैसे अपने यहाँ असलहा लेके जमीन पे कब्जा करते हैं वैसा मसला है। तो युद्ध की संभावना मुझे बहुत नहीं दिख रही। बहुत दिनों से ये बात हो रही है कि अमेरिका उस पर हमला कर देगा। ईरान पर हमला करना इतना आसान काम नहीं है और अमेरिका उसके रिपरकशंस जानता है। ईरान भी जानता है कि अमेरिका की धमकी को नॉन सीरियस नहीं लिया जा सकता। तो उसमें उन दोनों के बीच में क्या रास्ता निकाला जा सकता है, वो दबाव की राजनीति अभी चल रही है और वो युद्धपोत वहां पहुंच गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ईरान में भी इसको लेकर होगा कि कैसे रास्ता निकाला जाए। और अमेरिका की कोशिश भी यही है कि इज्जत भी बची रह जाए और बात भी बन जाए। जो वो आप कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वैसी एक्सरसाइज में है, क्योंकि उन्हें पता है कि उससे युद्ध करना वेनेजुएला नहीं है ईरान। ये बात बार बार उनको समझ में आती है, इसलिए वो लगातार वहां पे लगे हुए। आपको याद हो वेनेजुएला में तो एक दिन हम बात कर रहे थे, अगले दिन सुबह पता पड़ा कि उनको उठा कर ले गए। यहाँ तो इतने दिन हो गए, क्या किया उन्होंने? कुछ वो ये जान रहे हैं ना कि ये ईरान वेनेजुएला नहीं है, तो इसलिए उस पर वो लगे हुए हैं और कोशिश करते हैं कि क्या होता है। इस पे आपकी कोई राय है सर? ईरान पे कोई हमला होगा भी या केवल बातें बनाते जाएंगे? देखिए दोनों को चर्चा कुछ होगी भी, टेबल पे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। मुझे लगता है यदि अमेरिका को ईरान पे हमला करना होता तो इतने दिन तक इंतजार नहीं करते। ईरान अमेरिका के सामने दो परिस्थितियां हैं, ईरान को दबाव में भी लेना है, बोर्ड ऑफ पीस भी बनाना है। तो यदि वो ईरान पे अभी अटैक करते हैं तो जो उनका फ्रेमवर्क कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस का, जिसको अभी थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल के चल रहे हैं, वो बोर्ड ऑफ पीस में जिन कंट्री को चाहते हैं, 8 कंट्री है ना इस्लामिक जिन्होंने सहमति जाहिर की है, वो 8 के 8 कंट्री बोर्ड ऑफ पीस से बाहर चली जाएंगी और एक हमला कर देगा उनको। हाँ, हमला करती तो उनका जो पहला एजेंडा है बोर्ड ऑफ पीस के मठाधीश बनने का, वो एजेंडा उनका ध्वस्त हो जाएगा। ऐसे में वो चाहते हैं कि ईरान जो है दुनिया के सामने ये प्रदर्शन हो कि देखो भाई ये रियायत दे रहे ईरान को, जबकि वो रियायत नहीं दे रहे, वो ईरान के गर्दन पे हाथ लगा के दबाने का प्रयास कर रहे। लेकिन ईरान भी कह रहा है कि आप कितना भी प्रयास करें, हम आपके एजेंडे पे पूरी तरह से नहीं आएंगे। और यही पूरा का पूरा जो मामला है वो फंसा हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में। और चाइना वहां पे बैठ के ये देख रहा है कि कोई भी हो, अमेरिका और ईरान का युद्ध होगा तो उसमें फायदा हमें होगा। हमें क्यों होगा? क्योंकि हम उसको हथियार देंगे, चाइना का अमेरिका का आर्थिक नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी और हमारे हथियारों का तो उसको हमारा। तो चाइना इस एजेंडे पे चल रहा, ईरान और अमेरिका दोनों अपने अपने एजेंडे पे अड़े हुए हैं। इसलिए मुझे फिलहाल तो युद्ध की संभावना अभी नहीं लग रही। अच्छा, एक चिंताजनक खबर है, ये खबर रूस से आई है। यहाँ पर भारतीय छात्रों पर चाकू से हमला हुआ है। यह हमला बशकोर्तोस्तान के उफा शहर में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। इस चाकू अटैक में 4 भारतीय छात्र समेत 6 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 15 साल का लड़का उफा के स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसा। आरोपी सीधे यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में आ गया और वहां पर मौजूद छात्रों पर उसने ताबड़तोड़ चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। यह हमला इतना अचानक था कि छात्रों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रूस के गृह मंत्रालय के मुताबिक आरोपी ने कई छात्रों को चाकू मारा। जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने 2 पुलिसकर्मियों पर भी अटैक कर दिया। गिरफ्तारी का विरोध करते समय आरोपी खुद भी घायल हो गया। कुछ तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कांच के टुकड़े जो हैं मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के फर्श पर जहां तहां गिरे हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये जानते ही हैं कि भारत से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वो रूस जाते हैं।
वहां पर इस तरीके से हमला होना हर्षवर्धन जी चिंता इसलिए पैदा करता है कि भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं। वहां पर रूसी लोग भी भारतीय गानों से इतने वाकिफ हैं, यहाँ की फिल्में देखते हैं, यहाँ की संस्कृति को समझते हैं, यहाँ के लोगों को अपना समझते हैं। फिर इस तरह से भारतीय छात्रों को वहां पर निशाना बनाना ये चिंताजनक है। नहीं, निश्चित तौर पर चिंताजनक है, लेकिन मतलब पूरी खबर ये अभी हम लोग देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय छात्र होने की वजह से हमला हुआ होगा। ये शायद छात्रों के बीच का कोई झगड़ा है, कोई वजह, क्योंकि रूस में और यहां तक कि यूक्रेन में भी दोनों ही जगहों पर भारत को लेकर, भारतीयों को लेकर बहुत अच्छी भावना रहती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में विशेष करके जब से युद्ध और संघर्ष होने लगा तब से छात्रों का जाना कम हुआ, वरना एक समय में तो सबसे ज्यादा लोग मेडिकल के लिए भारत से बाहर जाते थे तो वो रशिया जाते थे, रशिया से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आते थे। और मुझे लगता है कि ये जो हमला है इसमें फिलहाल मतलब ऐसा मैं मान रहा हूं कि कोई इस वजह से हमला नहीं हुआ होगा कि वो भारतीयों पर हमला होगा। अगर ऐसा हुआ है तो भारतीय दूतावास को उसकी जानकारी भी लेनी चाहिए, कड़ा प्रतिरोध दर्ज करना चाहिए, और अगर इस मामले में जो लोग कोई दोषी है, कोई रेसिज्म जैसा मसला है तो उस पर ठीक से कार्रवाई करानी चाहिए। हालांकि अभी बहुत ज्यादा जानकारी इसमें नहीं आई है, लेकिन एक संदेह जरूर पैदा हो रहा है, क्योंकि नस्लीय हिंसा का ये जो दंश है वो भारतीयों ने झेला है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया में झेला विजय जी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वहां पर भी भारत को एक कड़ा कदम उठाना पड़ा, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से हमें बात करनी पड़ी थी। रूस को तो हम अपना करीबी मित्र मानते हैं, वहां पर इस तरीके की खबर आना और अगर इसके पीछे रेसिज्म है तो ये और ज्यादा परेशानी की बात है। रेसिज्म देखिए, रूस से भारत की दोस्ती और वो अलग इशू कई बार होता है। लोकल लेवल पर क्या होता है कि मान लीजिए मेडिकल कॉलेज चल रहा है तो एक माहौल बनता है कि नहीं, सारी सीट्स जो है वो बाहर के लोग ले लेते हैं या ये कर लेते हैं। कई बार उस तरह का गुस्सा भी होता है, केवल रेसिज्म की बात नहीं होती, एक लेवल पर होता है। वो 15 साल का छात्र हो सकता है वो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो, उनका नंबर नहीं आया हो, ऐसे निजी कारण भी बहुत बार हो जाते हैं। और सोसाइटी में बच्चे लोग हैं वो उस पर नाराज, इसको भारत रूस छात्र भी जो आया सर वो भी मतलब 15 साल का ही है, बहुत कम उम्र का है। इसको भारत रूस की दोस्ती जैसे लेवल पर ले जाने की या चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कारण हो सकते हैं, नस्लीय हिंसा का भी कारण हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा भी लगता है कि बच्चों को कई बार लगता है कि इनकी वजह से हमारा एडमिशन नहीं हो रहा, ये लोग हमारी जगह रोक रहे हैं। कई बार और तरह के झगड़े हो जाते हैं जिसको भी रिपरकशन के तौर पर देखा जाता है। मैं इसको बहुत बड़ी गंभीर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स के बीच का ही कुछ है जो इस तरीके की घटना यहाँ पर लोकलाइज्ड इशू लोकलाइज भी हो सकता है और मुझे लगता है ये नस्लवाद भी हो सकता है। और जिस तरीके से देखे भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब सिखों ने अपना धर्म का मना रहे थे तो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की जनता इकट्ठी हो गई वहां रोकने के लिए। ये न्यूजीलैंड के अंदर शुरू हो गया, ये ब्रिटेन में शुरू हो गया, अमेरिका में शुरू हो गया। अब ये जिस तरीके से वहां के लोगों को लगता है कि भाई दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ आके भाई नौकरी ले जाते हैं, हमारे यहाँ आके एजुकेशन करते हैं, कम पैसों में दूसरे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, हमारी नौकरी लेके जा रहे हैं, हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये अब दुनिया में बढ़ता जा रहा है। और मुझे लग रहा है रूस भी उसकी चपेट में आ रहा है कि दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ के जिस तरीके से सारी सुविधाएं ले रहे हैं, तो मुझे लगता है गंभीर विषय है, धीरे धीरे पूरे दुनिया के अंदर बढ़ते जा रहा है। हालांकि भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं। 14 साल का लड़का के दिमाग में इतना जहर नहीं हो सकता कि वो इस तरीके से हमला करे। ये निश्चित रूप से स्थानीय कोई आपस की दो गुटों की, दो छात्रों की आपस की लड़ाई होगी, लोकल जो हमला किया गया। लेकिन मुझे लगता है जब सरकार का इसमें आधिकारिक बयान आएगा एम्बेसी का तब मालूम पड़ेगा कि मामला क्या था पूरा। ये स्वास्तिक शायद क्योंकि नाम जो है लिख कर आ रहा है, जिस बच्चे पर हमला हुआ है स्वास्तिक शायद उसका नाम है, उसके ऊपर हमला। आपको क्या लगे ये घटना किस तरीके की घटना हो सकती है, क्या चिंता पैदा करती है? सभी लोगों से सहमत हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये घटना किसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पे जाएगी और दो देशों के संबंधों पे असर डालेगी। आप देखिए कि कई देशों में अभी हम लोग छोटी छोटी घटना देख रहे थे कि स्टूडेंट जो है स्कूल में घुस के गोली चला चुका है अपने ही देश के बच्चों के ऊपर। कई घटनाएं ऐसी। नहीं सर, अब मैं मुझे अभी मेरी टीम ये बता रही है कि स्वास्तिक निशान बनाया गया है। अब मैं ये सोच रही थी कि शायद स्वास्तिक छात्र का नाम है। 4 भारतीयों समेत 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भी हैं। 4 तो छात्र हैं, वो भारतीय छात्र हैं, और फिर वहां पर स्वास्तिक निशान बनाया गया है। अब ये एक नया एंगल है। स्वास्तिक निशान किसने बनाया, भारतीय छात्रों ने या हमलावर ने? हमलावर ने, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ इस खबर को। जी, इसकी थोड़ी डिटेल मुझे लगता है जब तक डिटेल नहीं आती तब तक इस पे कोई बात करना ठीक नहीं होगा। अभी पूरी बात सामने आने के बाद ही इस पे अपन कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये अभी यदि हम कुछ बात कर देंगे अधूरी जानकारी में तो ये एंगल नए तरीके का एंगल आ जाएगा जो ठीक नहीं है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए।
अच्छा, एक खबर और आई है, ये खबर तो असम से ही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए। गौरव और उनकी पत्नी को पाकिस्तानी एजेंट से संपर्क का आरोप भी लगाया। हमने शुरुआत में खबर आपको दिखाई भी थी। हेमंता ने बताया कि एक पाकिस्तानी फर्म ने गौरव की पत्नी को नौकरी दी, फिर उन्हें भारत ट्रांसफर कर दिया गया। इस काम के लिए सैलरी अली तौकीर शेख ही उन्हें देते थे। इस पूरे मामले पर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने हेमंत बिस्वा शर्मा से एक्सक्लूसिव बात की। सुनिए किस आधार पर हेमंता ने गृह मंत्रालय को लेटर लिखकर जांच की सिफारिश की। आप सुनिए पूरी चर्चा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। सर, असम पुलिस की ये रिपोर्ट गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान कनेक्शन को लेके आपने केंद्रीय एजेंसी के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, कितना सीरियस मामला है? ये मामला बहुत सीरियस है। गौरव गोगोई को पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो भारत का होम मिनिस्ट्री का समान होते हैं, ये पाकिस्तान में जाने का फैसिलिटेट किया। उनका पुख्ता सबूत भी हमारा पास है। 10 दिन वो वहां रहे, किसी को बताते नहीं है। उनका पत्नी पहले पाकिस्तान में काम करते हैं, बाद में भारत में आते हैं, लेकिन उनका तनख्वाह पाकिस्तान से आते हैं और टाइम टू टाइम वो पाकिस्तान को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजते हैं। उनका दोनों बच्चा को उन्होंने भारत का पासपोर्ट नहीं दिया, ब्रिटिश का पासपोर्ट दिलवाया। उनका पत्नी भी ब्रिटिश है, धर्म का भी परिवर्तन करवाया, फ्रॉम हिंदू टू क्रिश्चियन। सो ये सारे मामला एथिकल एज वेल लीगल क्वेश्चन को रेज करता है। गौरव गोगोई को 10 दिन वो पाकिस्तान में क्या किए थे, ये देशवासियों को बताना बहुत जरूरी है। अभी उनका ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या करना चाहते हैं। कानून तो अपना रास्ता लेंगे ही। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, असम पुलिस की जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर क्या आपको लगता है कि गौरव गोगोई एक पोटेंशियल ब्लैकमेल कर दिया जाए उनका, इस लिहाज से वो खतरा है? मेरा लगता है ही इज टोटली ए कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिशियन। वो पाकिस्तान जैसे इशारा करेगा वो ऐसे ही चलेगा। किसलिए 10 दिन में पाकिस्तान इनको किसका साथ मिलाया, क्या किया क्या नहीं किया, उनका पास तो सारे वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफ होगा। और गौरव कैसे पाकिस्तान का खिलाफ बोलेगा? वही दिखा देगा पाकिस्तान का लोग का कि आप कुछ करेगा तो ये फोटो में रिलीज कर दूंगा। मतलब क्या है? मतलब ही कैनॉट टेक एनी स्टैंड अगेंस्ट पाकिस्तान नाउ, टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड। पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे उसके आधार पर भी आपको ये शंकाग्रस्त लगा? तो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिखाया, इंडिया का न्यूक्लियर एसेट का बारे में कौन सांसद क्वेश्चन करेगा? स्टैंडिंग कमेटी में बातचीत करना अलग बात है। इंडिया का यूरेनियम का बारे में कौन क्वेश्चन करेगा? अनलेस आपका पाकिस्तानी हैंडलर आपको नहीं बोलते हैं, अपने आप क्या वो ये सब क्वेश्चन आप करेगा? आखिर में एक सवाल, असदुद्दीन ओवैसी आपके मियां के बयान को लेकर बहुत ज्यादा आग बबूला है, पैसे का भी ऑफर कर रहे हैं। वो मुझे 2 रुपया देना चाहते, मैं ले लूंगा, लेकिन यहाँ आके दे। इसलिए वहां जाने से तो फ्लाइट का खर्चा ही ज्यादा पड़ जाएगा हैदराबाद से। उनका इकोनॉमिक सेंस नहीं है। हमें बोलना चाहिए 2 रुपया प्लस फ्लाइट का खर्चा, मैं तो तुरंत चला जाता था। बहुत सारे मुस्लिम धर्म संगठन ऐतराज जता रहे हैं, कैसी बात है? जलाएगा भाई, मैं मियाँ मुसलमान का मतलब भारत में असम में घुसपैठिया होता है, बांग्लादेशी मुसलमान होते हैं। क्या यूनिस हमको क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं। हमारा यहाँ में यूनुस को मियाँ मुसलमान बोला जाता है, हमारा यहाँ में बांग्लादेशियों को मियाँ बोला जाते हैं। अदरवाइज तो मियाँ बहुत रेस्पेक्टेड वर्ड है। तो आपको अगर मैं बांग्लादेशी मुसलमानों का खिलाफ आवाज उठाता हूं, भारत का मुसलमान तो हमें धन्यवाद देना चाहते चाहिए। बहुत धन्यवाद सर आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा।